लेकिन याद कैसे रखोगे कि बेटा गाजर की साइज छोटी रह गई किससे, आलू से, किस खुशी में, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, संक्रमण संकुचन, ये परमानेंट याद कर डालो बेटा, यहीं से आता है इसका आईई का सबसे ज्यादा सवाल, यहीं से आता है, सीधा क्रम पूछता है, गाजर का आलू से ज्यादा और थैलियम का गाजर से भी ज्यादा, लेकिन अभी भी सबसे ज्यादा किसका है, बोरोन का। और यहां साइंटिस्टों को बड़ी तकलीफ थी बेटा इन्हें समझाने में, उन्होंने लिथियम से पूछा कि भाई तू चाहता क्या, एक मेटल होके भी तू इलेक्ट्रॉन लेने के मामले में आगे क्यों चला गया, तो बेटा उसने बड़ा मुस्कुरा के जवाब दिया, बोले वेदन क्षमता का नाम सुना है, बोले हाँ बस वही कारण है। अब यहाँ बच्चा एक मिसकॉन्सेप्ट बहुत जल्दी से बनाता है, बोले ऑक्सीजन तो बोले बर्बाद हो गया, वो तो बंधुता बिल्कुल ही नहीं रख सकता, अपने परिवार में सबसे कम है, और बच्चे इसको बिल्कुल ऐसे ही नजर से देखना शुरू कर देते, बोले इसका तो कुछ नहीं हो सकता। अरे भैया उसकी इज्जत अपने वर्ग में नहीं है, अपनी फैमिली में नहीं है, आज भी दूसरे आवर्त में वो दूसरे नंबर पे है बेटा, समाज में आज भी इज्जत है उसकी। देखो हाइड्रोजन के बाद दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन है। ये इलेक्ट्रॉन बंधुता का क्रम हमेशा याद रखे, कल फिर बाहर आएंगे शान से तेरी और सीनियर, जब भी आपसे कोई उभयधर्मी का सवाल पूछे लाइन बोलना बेटा, जनाबे अली सबसे अच्छा पंजाबी सॉन्ग गाया करो, लिख लेना ऐसी रफ्तार दबा ऐसी, भाई हंस मत 10 रंग चुनो, नहीं फूला मिकी का लीवर तेनासी नोजी। हेलो बच्चों, यदि आप केमिस्ट्री और फिजिक्स के सारे चैप्टर्स की वन शॉट रिवीजन सीरीज देखना चाहते हैं, इनकी एनसीईआरटी लाइन का कवरेज करना चाहते हैं, इनके पीवाईक्यू और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी सीरीज साथ में देखना चाह रहे हैं बेटा, तो जुड़े रहिए बेटा हमारे साथ और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए बेटा। वन शॉट रिवीजन सीरीज में बेटा नेक्स्ट जो अपना चैप्टर आ जाता है वो आ जाता है पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी बेटा। इसमें ओवरव्यू लिखा मैंने कि क्या क्या कवर करने वाले हैं अपन, परिरक्षण प्रभाव और प्रभावी नाभिक के आवेश का थोड़ा सा हिस्सा कवर करेंगे, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना अपन को। त्रिज्या देखेंगे, परमाणु त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या बच्चों, आयनन ऊर्जा देखेंगे, इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन लब्धि, एंथैल्पी, ईएन मतलब विद्युत ऋणता देख लेंगे अपन बेटा। ऑक्साइडों की अम्लीय क्षारीय उभयधर्मी प्रवृत्ति देखेंगे, वर्ग आवर्त ब्लॉक पहचानना देखेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट परमाणु क्रमांक 100 या 100 से ज्यादा वालों का आईयूपीएसी नाम कैसे लिखा जाता है, ये सब अपन को देखना है। इस चैप्टर की अगर अपन बात करें बेटा तो यहाँ क्या है कि सवालों का वेटेज में वेरिएशन है, मतलब किसी ना किसी टॉपिक से कोई ना कोई सवाल हर साल आ गया है। हालांकि सबसे ज्यादा जो सवाल आते हैं वो आते हैं ट्रेंड्स के बेटा। ट्रेंड्स में मैं बोलूं तो आईई है, ईए है, त्रिज्या है, और अम्लीय क्षारीय उभयधर्मी प्रवृत्ति भी आ जाती है इसके अंदर। उसी हिसाब से अपन इस चैप्टर को आगे डील कर रहे हैं बच्चों। पढ़ते हैं अपन, शुरुआत करते हैं परिरक्षण प्रभाव और प्रभावी नाभिकीय आवेश के ओवरव्यू से, बहुत डिटेल में नहीं जाना है, फिर सुन लीजिए बेटा। होता क्या है सुनिएगा कि ये मान लीजिए आपके पास में कोई भी नाभिक और सिस्टम में आपके पास मान लीजिए बेटा टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है बच्चे। अब होता क्या है कि इस इलेक्ट्रॉन की बात करें अपन वैलेंस शेल की, संयोजी कोष की, तो इस इलेक्ट्रॉन पर बेटा ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन भी प्रतिकर्षण लगाएंगे और सेम शेल वाले जो है प्रतिकर्षण ये भी लगाएंगे, हालांकि प्रतिकर्षण बाहर वाले इलेक्ट्रॉन भी लगाएंगे अगर कोई इलेक्ट्रॉन इसके बाहर हो, लेकिन ध्यान देना परिरक्षण, रक्षित करना है, इसको बचा के रखना है बेटा, परिरक्षण करना है, रक्षित करना है, इसको बचा के रखना है, तो उसमें क्या करना है, बचाना किससे है, मेन चीज ये आती है बेटा। तो जो इलेक्ट्रॉनों का प्रतिकर्षण इस इलेक्ट्रॉन को नाभिक के पास जाने से रोके, या मैं वो कहूं इलेक्ट्रॉनों की वो शील्ड जो वास्तव में इस इलेक्ट्रॉन को नाभिक के पास जाने से रोक रहा है, या नाभिक और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में जो शील्ड बन गई है उसे ही अपन कहते हैं परिरक्षण प्रभाव। कौन कौन लगाता है बेटा, आंतरिक कोष वाले इलेक्ट्रॉन भी लगाते हैं और समान कोष वाले इलेक्ट्रॉन भी परिरक्षण प्रभाव लगाते हैं। कौन कौन लगाते हैं बेटा कि आंतरिक कोष वाले और समान कोष वाले इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को नाभिक के पास आने से रोकेंगे, या इस इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में एक परत बना देंगे, शील्ड बना देंगे, उसी को क्या कहा जाता है, परिरक्षण प्रभाव। और ये इन सभी इलेक्ट्रॉनों का नेट रिपल्शन होता है। अब मुद्दा ये आया, परिरक्षण प्रभाव का सिंबल है सिग्मा। नेट रिपल्शन यदि बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर जाएगा, और नाभिक से दूर जाएगा तो इसके आकार में वृद्धि होगी। आते हैं अपन चीजों पे, पहले छोटी सी बात क्या आ गई बेटा इसके अंदर, बोलिएगा एग्जैक्टली सिग्मा। परिरक्षण प्रभाव क्या है बोलो बेटा, क्या समान कोश व आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉनों का नेट प्रतिकर्षण। अरे ठीक है बच्चे, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन अंदर वाले इलेक्ट्रॉन पर सिग्मा नहीं लगाते। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या आ जाती है बच्चों, सिग्मा का जो क्रम है, सबसे ज्यादा सिग्मा अगर एन कोश का मान समान हो, सबसे ज्यादा सिग्मा एन एस लगाता है, उससे कम एनपी, से कम एनडी, से कम एनएफ। क्यों, कारण है इसका बेटे, पीडीएफ में नोडल तलों की संख्या बढ़ती चली जाती है, एस में 0 है, यानी बेटा इनमें एक एक ऐसा तल है जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना 0 के आसपास है, यानी ये प्रतिकर्षण कम लगाएंगे। तो वास्तव में जब एन का मान समान हो तो परिरक्षण प्रभाव सबसे ज्यादा एस लगाता है, फिर पी, फिर डी, फिर देन एफ। तीसरी जो मुख्य बात आ जाती है इसके अंदर वो क्या बेटा, कि आवर्त सारणी में, पीरियोडिक टेबल में आवर्त सारणी में यदि अपन देखें इसके अंदर, तो लेफ्ट टू राइट जाने के साथ में बेटे सिग्मा बढ़ता है,
और बात ये कि टॉप टू बॉटम, टीबी मतलब टॉप टू बॉटम है, टॉप टू बॉटम भी सिग्मा बढ़ता है। विशेष बात यह कि लेफ्ट टू राइट बढ़ता है थोड़ा थोड़ा, जबकि टॉप टू बॉटम सिग्मा काफी ज्यादा इंक्रीज होता है। तो मेन पॉइंट क्या हो गए कि सिग्मा नेट रिपल्शन है समान कोष और आंतरिक कोष के इलेक्ट्रॉनों का, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन अंदर वाले इलेक्ट्रॉन पर सिग्मा नहीं लगाते। दूसरा पॉइंट आ जाता है सिग्मा का क्रम बेटे, सबसे ज्यादा एस लगाता है, फिर पी, फिर डी, फिर एफ। और तीसरा आ जाता है कि आवर्त सारणी में लेफ्ट टू राइट जाने के साथ में सिग्मा भी बढ़ता है, ऊपर से नीचे भी सिग्मा बढ़ता है, लेकिन लेफ्ट टू राइट थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, जबकि ऊपर से नीचे बहुत ज्यादा तेजी से इंक्रीज होता है बच्चों। क्लियर है। दूसरा पॉइंट आ जाता है बच्चों इसके अंदर आपका परिरक्षण प्रभाव के बाद में जेड इफेक्टिव, प्रभावी नाभिकीय आवेश। इसको भी समझिएगा बेटे, ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन पर आंतरिक कोष और समान कोष वाले इलेक्ट्रॉन एक परिरक्षण लगा रहे हैं, इस इलेक्ट्रॉन को नाभिक के बीच में एक शील्ड बना रहे हैं जो इस इलेक्ट्रॉन को नाभिक के पास नहीं जाने देगा। मुद्दा यह कि नाभिक में जो प्रोटॉन है वो इसको आकर्षित भी तो कर रहे हैं, नाभिक में जो प्रोटॉन है वो इसको आकर्षित भी तो कर रहे हैं बेटा। मान लीजिए 5 इलेक्ट्रॉन है तो नाभिक में प्रोटोनों की संख्या भी 5 है बेटा, वो पांचों प्रोटॉन इसको आकर्षित कर रहे हैं बेटा। प्रोटोनों का जो कुल आकर्षण है उसे अपन जेड से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि प्रोटोनों की संख्या परमाणु क्रमांक जेड से रिप्रेजेंट होती है। अब प्रोटॉन आकर्षण कर रहे हैं और ये इलेक्ट्रॉन इस पर प्रतिकर्षण लगा रहे हैं, तो प्रोटॉन अपने पास बुलाना चाह रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन इसको दूर करना चाह रहे हैं बेटा। तो नेट कुल आकर्षण में से यदि कुल प्रतिकर्षण माइनस कर दो तो वो कहलाता है प्रभावी नाभिकीय आवेश, और वो नेट आकर्षण को रिप्रेजेंट करेगा। क्या क्या बातें आ जाती है बेटा इसके अंदर कि जेड इफेक्टिव क्या है बच्चों, प्रभावी नाभिकीय आवेश। क्या है ये बेटा, नेट आकर्षण किसके बराबर होता है बेटे, जेड इफेक्टिव बराबर जेड माइनस सिग्मा। ये नेट, ये प्रतिकर्षण है, ये कुल आकर्षण है, और ये बचा हुआ आकर्षण, कि मान लीजिए आकर्षण 10 का है, प्रतिकर्षण 3 का है, तो बचा हुआ नेट आकर्षण कितने का हो गया, 7 का। मेरी बात समझे आप लोग बेटा। अब कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर आपने आकर्षण ही ज्यादा क्यों रखा, प्रतिकर्षण भी तो ज्यादा हो सकता था। अरे बेटा, यदि इलेक्ट्रॉन रुका हुआ है परमाणु के अंदर तो उस पर नेट आकर्षण ज्यादा रहा होगा, तभी तो रुका हुआ है, वरना क्यों रुकता। बात क्लियर है बच्चों। ये परिरक्षण हो गया। जेड क्या है बच्चा, नाभिकीय आवेश जो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर है, परमाणु क्रमांक के बराबर। और जेड इफेक्टिव ये हो गया बेटा, क्या बोलो, प्रभावी नाभिकीय आवेश। एक और मेन बात क्या आती है, आवर्त सारणी में पीरियडिक टेबल में जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं बच्चों, तो लेफ्ट टू राइट जाने के साथ में भी जेड इफेक्टिव बढ़ता है, और टॉप टू बॉटम जाने के साथ में बच्चा जेड इफेक्टिव लगभग नियत रहता है, लगभग नियत रहता है बच्चे। अब मुद्दा यह आया कि यह है नेट आकर्षण, जबकि अपन ने जो सिग्मा पढ़ा था वो था नेट प्रतिकर्षण, और लेफ्ट टू राइट जाने पर सिग्मा बढ़ रहा है, प्रतिकर्षण बढ़ रहा है, और प्रतिकर्षण इलेक्ट्रॉन को दूर भगाएगा। लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्टिव भी बढ़ रहा है, मतलब आकर्षण बढ़ रहा है, और आकर्षण इलेक्ट्रॉनों को पास बुलाएगा। तो मुद्दा यह आता है कि भैया चलेगी किसकी। तो बच्चों डेटा बेस्ड है, लेकिन अपन को ये ध्यान रख लेना है क्योंकि डेटा एनसीईआरटी में दिए हुए नहीं है। सुनिएगा, फाइनल रिजल्ट क्या याद रखना आपको कि लेफ्ट टू राइट जाने के साथ में सिग्मा भी बढ़ता है, जेड इफेक्टिव भी बढ़ता है, और बच्चा ध्यान दे जेड इफेक्टिव प्रभावी नाभिकीय आवेश ज्यादा प्रभावी रूप से बढ़ता है। डोमिनेंट ये है सिग्मा और जेड इफेक्टिव में से। अब डोमिनेंट यदि ये है, प्रभावी रूप से यदि ये बढ़ रहा है, यानी आप लेफ्ट टू राइट का आंसर नेट आकर्षण से निकालेंगे। अब अगर आकर्षण बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर जाएगा कि पास आएगा, इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास आएगा, और इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास आएगा तो ये बेटे आकार को घटाएगा, और इसीलिए आवर्त सारणी में लेफ्ट टू राइट जाने के साथ में आकार में कमी होती चली जाती है बच्चों। अक्रिय गैसों को छोड़ देंगे क्योंकि अक्रिय गैसों में वैन डेर वाल्स त्रिज्या ली जाती है, अभी डिस्कस करेंगे अपन बेटा। मुद्दा करें टॉप टू बॉटम का, तो टॉप टू बॉटम जाने के साथ में सिग्मा बहुत ज्यादा बढ़ा, जेड इफेक्टिव नेट रिजल्टेंट बेटा ये क्या कह रहा है, ये मैं बता रहा हूं कि लगभग नियत होता है। ध्यान दीजिएगा, ये लगभग कैसा होता है, नियत। अब मुद्दा यह है कि सर जेड इफेक्टिव बराबर जेड माइनस सिग्मा, और जेड इफेक्टिव तो नियत है, लेकिन आप ध्यान दीजिए ऊपर से नीचे जाने के साथ में कोश, परमाणु का जो कोश है वो भी तो बढ़ता है बेटा, और परमाणु का कोश यदि बढ़ेगा तो बच्चा आकार जो है वो क्या होगा, बढ़ेगा। तो जनरल सी लाइन ये निकल के आई कि भैया आवर्त सारणी में लेफ्ट टू राइट जाने पर आकार घटता है हेलोजन तक, और ऊपर से नीचे जाने पर जनरली आकार बढ़ता है। यहां तक की बात क्लियर है बच्चों। आगे आते हैं अपन बेटा आवर्ती गुणधर्मों में, और आवर्ती गुणधर्मों में पहली कैटेगरी आ जाती है आपके पास में परमाणु त्रिज्या। ध्यान दीजिए बेटा,
दो रीजन है किस बात के पीछे कि एक अकेले विलगित परमाणु की त्रिज्या ज्ञात होना संभव नहीं है बेटा, प्रैक्टिकली मिलना आसान नहीं है। कैसे नहीं है, ध्यान देना। पहली बात तो कि विलगित गैसीय परमाणु एक अकेला अवस्थी में मिलता ही नहीं है। मान लीजिए कि मिल गया, और अपन ने गणितीय रूप से मान लिया, अपन बहुत सी चीजें मान के चल देते हैं कि माना कि मिल गया, तो भी एक समस्या है। हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत क्या कहता है कि भाई वास्तव में नाभिक के चारों ओर एक इलेक्ट्रॉन का निश्चित पथ है या इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रायिकता है। तो वास्तव में इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रायिकता है, क्योंकि निश्चित पथ का जो बोर का कॉन्सेप्ट है वो हाइजेनबर्ग सिद्धांत का पालन नहीं करता। हाइजेनबर्ग ने बताया कि भैया वास्तव में इलेक्ट्रॉन के मिलने में प्रायिकता होती है कि यहां से यहां तक मिल सकता है। अब बेटा मान लीजिए आपने इसको यहां इमेजिन करा तो आकार अलग आएगा, इलेक्ट्रॉन यहां मिला हुआ उस समय तो आकार अलग आएगा। यानी एक अकेले परमाणु के लिए वास्तव में त्रिज्या मेजर नहीं हो सकती। तो साइंटिस्टों ने क्या सोचा कि अकेले के लिए नहीं हो रहा तो बंधित के लिए ज्ञात कर लो। सिंपल गणित लगाई, एक छोटी सी गणित है कि दो सर्किल हैं बेटा, और दोनों सर्किल के बीच की अगर आप दूरी ज्ञात करके और इसका आधा कर दे तो क्या त्रिज्या आ जाएगी। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई, दोनों के केंद्रों की दूरी आपने ज्ञात कर ली और दोनों केंद्रों की दूरी ज्ञात करके आधा कर दो, अपने आप त्रिज्या आ जाएगी। नाभिक में क्यों चले गए, क्योंकि नाभिक का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन से काफी ज्यादा है, और नाभिक का द्रव्यमान यदि ज्यादा है तो उसके मापन में अनिश्चितता कम हो जाएगी। हाइजेनबर्ग सीधा कहता है बेटा द्रव्यमान ज्यादा तो मापन में अनिश्चितता कम, यानी नाभिक के मापन में अनिश्चितता कम है। तो उन्होंने क्या कहा कि दोनों नाभिकों के बीच की दूरी ज्ञात कर लो, नाम दे दिया अंतर नाभिकीय दूरी, और अंतर नाभिकीय दूरी का क्या कर दो, आधा कर दो, अपने आप आपके पास त्रिज्या आ जाएगी। यानी त्रिज्या कैसे ज्ञात करी गई, अंतर नाभिकीय दूरी का आधा। मुद्दा यह है कि बंधित चाहिए था, बंधित चाहिए तो बंध है कितने प्रकार के, जो नॉर्मल बंध चल रहे हैं बेटा, आयनिक बंध हो गया तो आयनिक त्रिज्या, सहसंयोजी बंध हो गया सहसंयोजी त्रिज्या, वंडरवॉल आकर्षण हो गया बेटे वंडरवॉल त्रिज्या, और धात्विक बंध हो गया धात्विक त्रिज्या। कुछ कहेंगे सर उप सहसंयोजी बंध, हाँ भाई उप सहसंयोजी सहसंयोजी का ही छोटा भाई है, वहां चलता है मुद्दा। तो कितने प्रकार की त्रिज्या आ गई बच्चे, आयनिक त्रिज्या, सहसंयोजी त्रिज्या, वंडरवॉल त्रिज्या और धात्विक त्रिज्या। क्योंकि बंधित परमाणु लेना था और बंध अपने पास ये चार प्रकार के थे, तो त्रिज्या भी कितने प्रकार की आ गई बच्चों, चार प्रकार की। क्लियर है सभी को। सबसे पहले आ जाते हैं बेटा अपन इसके अंदर कौन सी त्रिज्या पे, आयनिक त्रिज्या खत्म कर लेते हैं अपन पहले। आयनिक त्रिज्या में बेटे दो कैटेगरी हैं, एक कैटेगरी है एक ही परमाणु का आयन। बच्चे नाइट्रोजन का ही आपने माइनस लिया, नाइट्रोजन का उदासीन और नाइट्रोजन का प्लस। मुद्दा यह कि बेटे यहां पर परमाणु क्रमांक तीनों का साथ ही रहना है, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या यदि देखें तो इसकी 7 हो गई बेटा, यहां एक बढ़ गया 8 और यहां एक घट गया कितना 6। अब बेटा यहां पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है n प्लस में, देखिएगा सूत्र क्या था आपके पास में बेटे, जेड इफेक्टिव बराबर जेड माइनस सिग्मा। यहां n प्लस में बेटे ओवरऑल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है तो नेट प्रतिकर्षण कम रह जाएगा, सिग्मा कम रह जाएगा। और यदि बेटा नेट प्रतिकर्षण कम रह गया, सिग्मा कम रह गया, जेड का मान तो तीनों में सेम है, तो यहां जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा। n प्लस की बात कर रहा हूं, n प्लस में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है, नेट प्रतिकर्षण कम है, सिग्मा कम रह गया, जेड इफेक्टिव बढ़ गया, नेट आकर्षण बढ़ गया, और नेट आकर्षण बढ़ेगा तो बेटे इसका आकार क्या हो जाएगा बच्चा, कम हो जाएगा। धनायन का आकार कम और ऋणायन का आकार ज्यादा, जब एक ही तत्व के धनायन और ऋणायन बनाए गए। उदासीन का जब ऋणायन बनाते हो तो ऋणायन का आकार उदासीन से हमेशा बड़ा होता है और धनायन का आकार हमेशा छोटा रहता है। पॉइंट नंबर 2, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बेटे, सम इलेक्ट्रॉनिक प्रजाति। बच्चों ध्यान देना, मान लीजिए मैंने लिखा Al3+, Mg2+, Na+, F- O-2। बच्चों परमाणु क्रमांक की बात करूं 13, 12, 11, 9 और 8, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात करें बेटा तो क्या सभी में 10-10 इलेक्ट्रॉन है, बोलो बच्चों सभी में कितने कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 10-10 इलेक्ट्रॉन। अब आपके पास सूत्र फिर वही है बेटा, जेड इफेक्टिव बराबर जेड माइनस सिग्मा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम है। लेकिन अगर देखिए इधर बेटा एल्यूमिनियम 3+ की अगर मैं बात करूं तो एल्यूमिनियम 3+ के लिए, एल्यूमिनियम +3 के लिए क्या परमाणु क्रमांक जेड का मान ज्यादा है, और अगर जेड ज्यादा होगा तो नेट आकर्षण ज्यादा होगा, और आकर्षण ज्यादा होगा तो आकार घट जाएगा।
यानी वास्तव में यहां भी अगर अपन आकार का क्रम देखें तो जितना ज्यादा प्लस है उसका आकार उतना कम और जितना ज्यादा माइनस उसका आकार उतना ज्यादा। जब बात किसकी चल रही है बेटा? जब बात चल रही है सम इलेक्ट्रॉनिक प्रजाति की। सम इलेक्ट्रॉनिक प्रजाति के अंदर भी जितना ज्यादा धनावेश होगा आकार उतना कम, और एक ही तत्व के यदि धनायन है ऋणायन है तो भी धनायनिक का आकार कम हो जाएगा। अब यहां से कुछ बच्चे मिसकॉन्सेप्ट बनाते हैं, उन्हें ये लगता है कि इस दुनिया में जितने भी धनायन है ना उन सबका आकार ऋणायनों से छोटा होता है। ऐसा नहीं है। यहां ध्यान दीजिए, दो बेसिक कॉन्सेप्ट है बेटा कि एक ही तत्व के धनायन ऋणायन या सम इलेक्ट्रॉनिक प्रजाति, अगर स्पीसीज अलग हैं, बिल्कुल ही कोई रिलेशन नहीं है उनमें। मान लीजिए कि मैंने आपसे पूछा कि सीजियम प्लस और O-2 इनमें आकार का क्रम बताइएगा, क्या ये सम इलेक्ट्रॉनिक है? नहीं है। क्या ये एक ही तत्व के आयन है? नहीं है। तो बेटा आवर्त देखो, O-2 ऑक्सीजन का दूसरा आवर्त है, सीजियम का आवर्त बहुत ज्यादा आ गया नीचे बेटा। इतना ज्यादा आवर्त अगर बढ़ेगा कोस का मान बढ़ेगा तो आकार बढ़ेगा। यहां सीजियम प्लस का आकार O-2 से बड़ा है, तो धनायनों का आकार छोटा रखना है, लेकिन तब जब सम इलेक्ट्रॉनिक हो या फिर एक ही तत्व के आयनों की बात चल रही हो। क्लियर है सही बच्चों को ये कॉन्सेप्ट? आगे बढ़ते हैं बेटा। आयनिक त्रिज्या के बाद में नेक्स्ट आ जाते हैं अपने पास एक साथ तीनों की तुलना, सह संयोजी, वंडरवॉल और धात्विक को ही क्रिस्टल त्रिज्या भी कहा जाता है। सीखें बेटा। मान लीजिए आपके पास में कोई भी एक स्पीसीज है, चलो क्लोरीन अणु ले लेते हैं बेटा अपन। क्या ले लेते हैं? क्लोरीन अणु। ठीक है बच्चे, क्लोरीन अणु में एक क्लोरीन परमाणु और दूसरे क्लोरीन परमाणु के बीच में ये अतिव्यापन हो रखा है, एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा हो रखा है बेटा दोनों के बीच में। कौन सा बंध बना हुआ है? सह संयोजी बंध, Cl-Cl बेटा। अगर आप इनमें अंतरनाभिकीय दूरी जो है, इसको मैं D' बोल देता हूं। अगर आप इस D' का आधा कर दें तो क्योंकि यहां सह संयोजी बंध था तो ये त्रिज्या भी सह संयोजी त्रिज्या आएगी, कोवलेंट त्रिज्या। कि एक ही अणु में, क्लोरीन के एक ही अणु में अंतरनाभिकीय दूरी का आधा, नोट कर लीजिए आप लोग कि क्लोरीन के एक ही अणु में अंतरनाभिकीय दूरी का आधा कौन सी त्रिज्या? सहसंयोजी त्रिज्या। मैंने क्लोरीन का एक और अणु लिया, वही साझे वाला सह संयोजी बंध, फिर से अंतरनाभिकीय दूरी D' करा और D' का आधा कर दूं तो यहां जो मैं ले रहा हूं वापस से सहसंयोजी, तो ये त्रिज्या भी कौन सी? सहसंयोजी। बोले कहना क्या चाहते हो? इधर देखो बेटा, कहना ये चाहता हूं ये सहसंयोजी त्रिज्या थी, ये सहसंयोजी त्रिज्या थी, सहसंयोजी बनता, सहसंयोजी बनता, लेकिन क्लोरीन के दो अणुओं के बीच में वंडरवॉल आकर्षण होता है। एक अणु में सहसंयोजी बंध, दूसरे अणु में सहसंयोजी बंध, लेकिन दो अणुओं के बीच में वंडरवॉल आकर्षण है। और अब यदि इस समय आप अंतरनाभिकीय दूरी का आधा करेंगे, अंतरनाभिकीय दूरी को मैंने कह दिया D', और अगर इस D' का आप आधा करेंगे तो वो होगी इसकी वंडरवॉल त्रिज्या। बच्चों लैंग्वेज पहचानिएगा, एक ही अणु में अंतरनाभिकीय दूरी का आधा सहसंयोजी त्रिज्या, दो अणुओं के मध्य सह संयोज, दो अणुओं के मध्य अंतरनाभिकीय दूरी का आधा वंडरवॉल त्रिज्या। और एक ही परमाणु के लिए आप सहसंयोजी त्रिज्या भी ज्ञात कर सकते हो, वंडरवॉल त्रिज्या भी ज्ञात कर सकते हो। हालांकि अक्रिय गैसें सहसंयोजी बंध नहीं बनाते, हीलियम डैश सिंगल बॉन्ड हीलियम नहीं होता, तो वहां से वंडरवॉल त्रिज्या लेनी पड़ती है। और वंडरवॉल त्रिज्या जो होती है ना बेटे, बहुत बढ़िया रिलेशन है एक बेटा। क्या रिलेशन है? ध्यान दीजिएगा कि एक ही तत्व की, अगर मैं क्लोरीन की वंडरवॉल त्रिज्या की बात करूं, वो क्लोरीन की ही सह संयोजी त्रिज्या का लगभग 2 गुना होती है बेटा। हाइड्रोजन की सह संयोजी त्रिज्या यदि 37 पिकोमीटर है तो इसके वंडरवॉल त्रिज्या को डबल कर दीजिए आप, लगभग डबल रहती है। अब क्योंकि वंडरवॉल त्रिज्या का मान काफी ज्यादा है, इसीलिए अपन, और अक्रिय गैसों में सिर्फ वंडरवॉल त्रिज्या लेनी पड़ती है, इसीलिए लेफ्ट टू राइट आवर्त में जब जाते हैं तो सबसे छोटा अपन हेलोजन को बोल देते हैं, अक्रिय गैसों को अवॉइड करते हुए, क्योंकि अक्रिय गैसों में अपन जब भी त्रिज्या की बात करते हैं तो मजबूरी में अपन को वहां वंडरवॉल त्रिज्या काम में लेनी पड़ती है। बच्चों कॉन्सेप्ट क्लियर है? बात आती है धात्विक या क्रिस्टल त्रिज्या की। बच्चे यहां पर क्या होता है कि अतिव्यापित स्थिति थी सहसंयोजी त्रिज्या में और वंडरवॉल त्रिज्या में दूर दूर थे बेटा। धात्विक या क्रिस्टल में क्या होता है कि ये जो है सिर्फ और सिर्फ आपस में टच किए हुए होते हैं, ना अतिव्यापित ना दूर।
सिर्फ टच किए हुए हैं, और इस समय यदि आप अंतरनाभिकीय दूरी का आधा करेंगे तो वो कहलाएगी कौन सी त्रिज्या? धात्विक, और इसी को बच्चों क्रिस्टल त्रिज्या भी कहा जाता है। तो सुनना अच्छे से बेटा, क्या स्थिति है? अतिव्यापित में अंतरनाभिकीय दूरी का आधा कर रहे हो, अतिव्यापित में अंतरनाभिकीय दूरी का आधा सहसंयोजी त्रिज्या। जब टच किया हुआ है उस समय अंतरनाभिकीय दूरी का आधा धात्विक त्रिज्या, और जब दूर है उस समय अंतरनाभिकीय दूरी का आधा वैन डर वाल्स त्रिज्या। यानी अगर तुलना करो एक ही तत्व की आपस में, तो सबसे छोटी त्रिज्या सहसंयोजी होती है, उससे बड़ी धात्विक, और सबसे बड़ी वैन डर वाल्स त्रिज्या। क्लियर है बच्चों? अब आते हैं अपन ओवरऑल ट्रेंड के ऊपर, त्रिज्या के बारे में बेटा। त्रिज्या की बात करें, परमाणु आकार की बात करें अपन, किसमें? पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी में बेटा। पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी में जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं, मैंने फिर कहा लेफ्ट टू राइट जाने पर बच्चों सिग्मा भी बढ़ता है, जेड इफेक्टिव भी बढ़ता है, लेकिन ज्यादा प्रभावी जेड इफेक्टिव है, मतलब आकर्षण बढ़ेगा और त्रिज्या को घटाएगा। यानी लेफ्ट टू राइट जाने पर आकार घटता है। कहां तक बोलूं बेटे? अप टू हेलोजन। यानी एक आवर्त में सबसे छोटा आकार आप हेलोजन का बोल सकते हो, दूसरे आवर्त में सबसे छोटा फ्लोरीन बेटा। ऊपर से नीचे अगर बात करें टॉप टू बॉटम बेटा, फिर समझा चुका हूं कि सिग्मा बहुत ज्यादा बढ़ता है, जेड इफेक्टिव लगभग नियत रहता है, लेकिन बच्चों कोस का मान बढ़ेगा तो आकार ऊपर से नीचे जनरली बढ़ता है। जनरल ट्रेंड हो गया बेटा। अब अपन ब्लॉक वाइज देखेंगे इसके अंदर। सबसे पहले आ जाता है ब्लॉक वाइज त्रिज्या। बच्चों ब्लॉक वाइज त्रिज्या के अंदर पहला आ जाता है आपका एस ब्लॉक। क्षार धातु ली ना की रब से फरियाद। इधर क्षार मृदा धातु बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक है बच्चों। नॉर्मल बात करूं तो ये एल्कली मेटल क्षार धातु और ये एल्कलाइन अर्थ मेटल क्षार मृदा धातु। लेफ्ट टू राइट जाने पर आकार क्या होगा बेटा? लेफ्ट टू राइट जाने के साथ में आकार घटेगा, यानी ये क्रम है, और ऊपर से नीचे आकार बढ़ेगा। लेकिन बच्चों एस ब्लॉक में आप भी जानते हो ओवरऑल क्रम भी पूछा जाता है। ओवरऑल क्रम कैसे याद रखें बेटा अपन? इसमें आप बना दो ई और एन, ई एन, यानी यहां सबसे छोटा कौन हो गया बच्चा? बेरिलियम। बेरिलियम से बड़ा लिथियम, मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, पोटेशियम, रुबिडियम, और सबसे बड़ा सीजियम। ये एस ब्लॉक का ओवरऑल क्रम बेटा। क्लियर है सभी को? आयंस के लिए भी सिमिलर क्रम फॉलो होता है, लेकिन एक छोटी सी बात और आती है बेटा, विकर्ण संबंध, डायगोनल रिलेशन। बच्चों ध्यान देना, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। लिथियम का विकर्ण संबंध मैग्नीशियम के साथ, बेरिलियम का एल्यूमिनियम के साथ, बोरोन का सिलिकॉन के साथ। विकर्ण संबंध में बेटा इनके गुणधर्मों में समानता मिलती है, और गुणधर्मों में समानता मिलने का कारण होता है इनका लगभग एक जैसा आकार। साथ ही साथ अगर आयन के रूप में बना दूं Li प्लस Mg2 तो एक जैसा आयनिक विभव, और आयनिक विभव होता है बेटा आवेश का परिमाण बटे त्रिज्या। ठीक है बच्चों। यानी लिथियम के आकार की समानता मैग्नीशियम के साथ है, बेरिलियम के आकार की समानता एल्यूमिनियम के साथ है, और बोरोन के आकार की समानता सिलिकॉन के साथ है। आकार भी समान होता है, लगभग सेम होता है बेटा, 100% सेम नहीं होता, लगभग सिमिलर चलता है। और इनके अगर आयन लेके चले तो इनका आयनिक विभव आवेश परिमाण बटे त्रिज्या का अनुपात भी लगभग सेम रहता है, इसीलिए इनके गुणधर्मों में समानता भी पाई जाती है बच्चों। एस ब्लॉक के बाद नेक्स्ट आ जाता है बच्चों पी ब्लॉक। सामान्यतः टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे जाने पर आकार बढ़ता है, एक जनरल ट्रेंड बेटा। लेकिन परंतु 13वें वर्ग में चीजें अलग है थोड़ी सी बेटा। ध्यान दीजिए क्या क्या कह रहा हूं। 13वां वर्ग बेटा क्या ट्रिक बोल देते हो? बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, ये ट्रिक आप क्या देते हो बच्चे? कायदे से ऊपर से नीचे आकार बढ़ना चाहिए, बढ़ा दीजिए एक बार, चलो बढ़ा देते हैं बेटा। बात आकार की, क्रम की, त्रिज्या की लिख रहे हैं, ऊपर से नीचे आकार बढ़ना चाहिए। लेकिन बच्चों गैलियम से जस्ट पहले आता है ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, संक्रमण संकुचन। इलेक्ट्रॉन डी में एंटर कर रहा है
और बेटा सिग्मा का जो क्रम था एस से कम, पी से कम, डी से कम, एफ, एस और पी की तुलना में डी का सिग्मा कम है और सूत्र आ जाता है जेड इफेक्टिव बराबर जेड माइनस सिग्मा। डी का सिग्मा कम रह गया तो जेड इफेक्टिव ज्यादा, आकर्षण ज्यादा, और आकर्षण का ज्यादा होना आकार को घटा देगा, यानी गैलियम का आकार बेटा उम्मीद से कम रह जाएगा संक्रमण संकुचन के कारण। सुन लो बेटा, ऐसे ही यहां लगता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, थैलियम से पहले लेंथेनॉइड संकुचन, वो भी थैलियम के आकार को घटाता है। अब मुद्दे पे आइएगा बेटा, कॉन्सेप्ट हो चुका कि ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन डी का सिग्मा कम होने के कारण, लेंथेनॉइड संकुचन एफ का सिग्मा कम होने के कारण, और ये दोनों ही आकार को घटा रहे हैं। अब मुद्दा ये आता है कि नेट ऑर्डर क्या है। गैलियम का आकार भी घटाया जाता है, थैलियम का आकार भी घटाया जाता है, लेकिन गैलियम का आकार डेटाबेस एल्यूमिनियम से भी कम रह जाता है घटकर, और थैलियम का आकार बेटा घटाया जाता है पर वो इंडियम से छोटा नहीं हो पाता, इंडियम से छोटा नहीं रह पाता, अभी भी वो इंडियम से थोड़ा सा बड़ा है, तो सिमिलर आकार के आसपास होता है बेटा। तो बोले याद कैसे रखना है, मेन मुद्दा ये आता है। तो बेटा ट्रिक बोलो क्या कि ऊपर से नीचे आकार बढ़ना चाहिए था, आकार बढ़ने का क्रम क्या हो गया, बैंगन आलू गाजर इन थैला। लेकिन याद कैसे रखोगे कि बेटा गाजर की साइज छोटी रह गई किससे, आलू से, गाजर की साइज छोटी रह गई आलू से बेटा, किस खुशी में, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, संक्रमण संकुचन। मैं फिर कह रहा हूं कैसे याद रखोगे बेटा, ऊपर से नीचे आकार बढ़ा दोगे लेकिन गाजर की साइज छोटी रख देना आलू से, कुल मिलाकर के आकार का क्रम यहां पर क्या हो जाएगा, सबसे छोटा बोरोन, उसके बाद गाजर, उसके बाद आलू, उसके बाद इंडियम और उसके बाद थैलियम। कहेंगे कि सर हम इसको रट लेंगे, अरे नहीं याद रहता, पूरा सोचना पड़ेगा कि ऊपर से नीचे आकार बढ़ना चाहिए और फिर उसके बाद गैलियम का साइज जो है आपको एल्यूमिनियम से कम रख देना है। क्लियर है बच्चों पी ब्लॉक को लेकर के। नेक्स्ट आ जाता है इसमें डी ब्लॉक। डी ब्लॉक के अंदर बात करें बेटा अगर अपन पहले लेफ्ट टू राइट की बच्चा, लेफ्ट टू राइट में सिर्फ 3D सीरीज है अपने सिलेबस में, 3D सीरीज साइंस, तेरी वाह करे मानव, फिर कौन निकाले कॉपर जिंक। बेटे क्रोमियम तक की मैं बात करूं तो डोमिनेंट रहता है जेड इफेक्टिव, फैकोनी की बात करें तो सिग्मा और जेड इफेक्टिव लगभग एक जैसी रेंज में आते हैं और लास्ट में आते आते बेटे सिग्मा जेड इफेक्टिव को डोमिनेट कर जाता है डी ब्लॉक में। अब जेड इफेक्टिव डोमिनेंट है तो बेटा वो आकार को घटाएगा, ये सिमिलर आ जाएगा फैकोनी, और निकिल से बड़ा कॉपर से बड़ा जिंक। और मन की बात करें तो 4s2 3d5 है, अर्धभरित स्थायी विन्यास है, और स्थायी विन्यास होने के कारण ये बहुत ज्यादा संकुलन नहीं करता, बहुत ज्यादा पैकिंग नहीं करता, बहुत ज्यादा पास पास नहीं आता, दूर दूर रहता है। कुल मिलाकर इसका आकार बड़ा रह जाएगा। याद कैसे रखो कि मन बड़ा रखना चाहिए। अब बच्चों को आता है कभी कभी लगता है कि मन सबसे बड़ा है, नहीं बेटा ट्रिक बताता हूं, देखो इधर से साइंस बड़ा, इधर से मन बड़ा, इधर से जिंक बड़ा, पूरी 3D श्रेणी में सबसे बड़ा कौन, साइंस। अरे साइंस से बड़ा मन थोड़ी हो सकता है, मेरा मन कर रहा है कि मेरे पंख आ जाए और मैं उड़ने लगूं, लेकिन पॉसिबल थोड़ी है, साइंस अलाउ थोड़ी करेगा इस चीज को। याद कैसे रखना कि 3D सीरीज में सबसे बड़ा कौन है, साइंस। क्लियर है बच्चों आप लोगों को। दूसरा इसमें आ जाता है टॉप टू बॉटम, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, इसके अंदर ये ज्यादा पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। साइंस तेरी वाह करे मानव, वर्ग संख्या 3 4 5, यारी जरा निभा मौत तक, ला हफ्ता वरना रे, उधर इधर उधर पिटाई और होगी, ये सब। तीसरे वर्ग में ऊपर से नीचे आकार बढ़ता है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ना भी चाहिए। यहां भी बेटा 3D श्रेणी से 4D श्रेणी में आकार बढ़ता है, बढ़ना भी चाहिए। कायदा तो यह है कि 5D श्रेणी में भी आकार बढ़ना चाहिए, लेकिन आप सब जानते हो बच्चों कि यहां लेंथेनम के बाद में लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन आता है। अब यहां दो चीजें आ गई, ऊपर से नीचे आकार बढ़ना चाहिए और संक्रमण संकुचन आकार को घटा रहा है, एक फैक्टर बढ़ाने वाला एक फैक्टर घटाने वाला, तो नेट रिजल्टेंट लगभग बराबर रह जाएगा। तो वर्ग संख्या 4 से बेटा शुरू होने के बाद में 10 तक ये चला जाता है कि 4D और 5D श्रेणी के आकार लगभग समान होते हैं। जिरकोनियम हाफनियम के आकार में समानता है, नायोबियम टेंटेलम के आकार में भी समानता है, और इवन बेटा इनके रासायनिक गुणधर्मों में बहुत ज्यादा समानता मिलती है बेटा। इन्हें रासायनिक जुड़वा तत्व भी कह देते हैं बेटा। जिरकोनियम हाफनियम का आकार में समानता है लेंथेनॉइड संकुचन के कारण बच्चों। क्लियर है। ऐसे नायोबियम टेंटेलम में भी है, वर्ग संख्या 4 से लेकर 10 तक पूरा ये चलता रहता है। क्लियर है बेटा। बात करेंगे अब अपन एफ ब्लॉक की। बच्चों एफ ब्लॉक में अपने सिलेबस में सिर्फ लेंथेनॉइड श्रेणी दी हुई है आकार के मामले में। लेंथेनॉइड श्रेणी की बात करें, सीने पर नदिया प्रेम की समाई, यूं गधे ने तब ड्राई क्लीन होकर तुम्हें यू आर ब्यूटीफुल कहा। निमोनिक्स है।
मुद्दा यह है कि इसके अंदर बेटा लेंथेनेड संकुचन लगना है, इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा 4f में, और f का सिग्मा कम है तो जेड इफेक्टिव ज्यादा, आकर्षण ज्यादा, आकार को घटाएगा। अब बच्चे ये बोलते हैं कि सर आपने लेंथेनेड संकुचन करके यहां आकार बराबर कर दिया और वहां कह रहे हो कि आकार घटेगा, ये कुछ समझ नहीं आया। बताता हूं क्यों। यहां दो फैक्टर थे, एक आकार को बढ़ा रहा था आवर्त का बढ़ना, और एक आकार को घटा रहा था लेंथेनेड संकुचन, तो बराबर हो गया मामला। यहां बेटा आवर्त तो सभी का छठा है, आवर्त थोड़ी बढ़ रहा है, सिर्फ लेंथेनेड संकुचन लग रहा है, और सिर्फ लेंथेनेड संकुचन यदि लगेगा तो इनका आकार का क्रम घटता चला जाएगा। अरे सुन रहे हो क्या भाई? फिर वही बात है, यहां भी एक तत्व यूरोपियम बच्चों, यूरोपियम में भी मैग्नीज की तरह F7 का स्थायी विन्यास होता है, और पैकिंग बहुत ज्यादा नहीं करेगा, संकुलन बहुत ज्यादा नहीं करेगा, तो यूरोपियम की परमाणु त्रिज्या जो है इससे ज्यादा पाई जाती है। ध्यान दे शब्दों पे, मैंने परमाणु त्रिज्या शब्द काम में ले लिया, क्योंकि आयनिक त्रिज्या की अगर मैं बात करूं तो आयनिक त्रिज्या के अंदर यहां अभी भी कोई अपवाद नहीं है, लगातार लेंथेनेड संकुचन के कारण आपको इसका आकार घटाते हुए चलना है बच्चों। क्लियर है सभी लोगों को ये वाली बात बेटा? ये थी बातें सारे परमाणु आकार की बेटा। नेक्स्ट आ जाता है इसके बाद में आईई, थर्मोडायनेमिक रिलेशन है, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है, तो एंथैल्पी के पदों में प्रैक्टिकली मेजर करी जाती है, इसलिए लिख देते हैं बेटा आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी। बच्चों होता क्या है बेटा, सुनिएगा, एक मोल विलगित गैसीय परमाणु के सबसे ढीले बंधे इलेक्ट्रॉन, मतलब संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा आयनन ऊर्जा कहलाती है। सुन रहे हो मेरी बात? बोले सर अगर एक परमाणु की चाहिए तो क्या करें? एक मोल के लिए निकाला, एक परमाणु में बदलने के लिए क्या करो, Na का भाग लगा दो, अपने आप एक परमाणु का आ जाएगा। मेरी बात समझे क्या आप लोग बेटा? ज्ञात करा आपने बेटा, मान लीजिए, छोड़ो सवाल करते हैं अपन सीधा बेटा, सुनिएगा, यदि Na से Na प्लस परिवर्तन के लिए (23 मिलीग्राम सोडियम को Na प्लस में बदलने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा 5.1 गुणा 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो सोडियम के एक परमाणु को Na प्लस में बदलने के लिए आवश्यक ऊर्जा कितनी होगी? ठीक है बच्चों, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान दीजिएगा। आपको दिया गया है 23 मिलीग्राम को Na प्लस में बदलने के लिए आवश्यक ऊर्जा 23 मिलीग्राम है, मिलीग्राम मतलब 10⁻³ ग्राम, मोल में बदल दीजिए, 23 का भाग लगा दीजिए, कुल मिलाकर के 0.001, या मैं कहूं बेटे आपके पास में 10⁻³ मोल है। कितना मोल है बच्चा? 10⁻³ मोल। चूकी मेथड लगा दो सिंपल सा, क्या कि 10⁻³ मोल के लिए आवश्यक ऊर्जा है 5.1 गुणा 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बच्चों एक मोल के लिए कितनी आवश्यक हो जाएगी? 5.1 10⁻³ भाग 10⁻³, यानी एक मोल के लिए आ गई 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति मोल। रुकना भाई, अभी काम खत्म नहीं हुआ है। यह आवश्यक ऊर्जा एक मोल के लिए आई, और मैंने एक मोल की पूछी है कि एक परमाणु की। फिर से चूंकि मेथड लगा दो कि चूंकि एक मोल मतलब Na परमाणु के लिए आवश्यक ऊर्जा जो है, एक मोल मतलब Na परमाणु के लिए आवश्यक ऊर्जा 5.1 है, तो बेटे एक परमाणु के लिए आवश्यक ऊर्जा कितनी हो जाएगी? 5.1 भाग Na। क्या आपको तरीका समझ आया? वो सिंपल यूनिटरी मेथड है, बस परिभाषा समझाइए मैंने आपको।
क्लियर है सभी लोगों को बेटा? अब परिभाषा में और आगे बढ़ता हूं। अगला सवाल क्या कहता है इसके अंदर बेटा कि कौन सा परिवर्तन मात्र आयनन एंथैल्पी को प्रदर्शित कर रहा है, और कोई एंथैल्पी उसमें नहीं होनी चाहिए बेटा। X2 गैस, 2x प्लस गैसियस एटम, X सॉलिड, X प्लस गैसियस एटम, X गैसियस, X प्लस गैसियस, और चौथा ऑल ऑफ दीज। तो बेटे पहले में अगर देखें अपन, बंध वियोजन भी तो हो रहा है, X2 अणु को तोड़ दिया गया। दूसरे में देखें तो ठोस से सीधा गैस बन, अरे भैया ऊर्ध्वपातन भी बीच में आ गया है। और तीसरा देखें परफेक्टली, वास्तव में परिभाषा यही होती है कि एक मोल विलगित गैसीय परमाणु के सबसे ढीले बंधे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा, तो यही तो केस आपके पास इसके अंदर आ जाएगा बेटा। बात क्लियर है क्या सभी लोगों को बेटे? ये आयनन ऊर्जा की परिभाषा। आवश्यक ऊर्जा मतलब विशेष बात यह आ गई कि प्रोसेस कैसा है, एंडोथर्मिक उष्माशोषी। प्रभावित करने वाले कारक, आई को प्रभावित करने वाले कारक। ध्यान दीजिएगा बेटा, बहुत सस्ती चीज है, सिंपल सी चीज है बेटा। पहला आ जाता है आवेश। खुद ही बताना बेटे, आयनन ऊर्जा m प्लस m और m माइनस में से किस में से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा होगी? जिसके पास प्लस है मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी है बेटा, वो इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, और ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी आपको। बात समझे क्या बेटा आप लोग? आवेश के बाद में आ जाती है बेटे बात परमाणु त्रिज्या की। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बेटा। ये एक परमाणु छोटा, एक परमाणु है बड़ा, ठीक है? तो बेटा बड़े परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर है, और आप सब जानते हो नाभिक से अगर दूर हो जाएगा, दूरियां बढ़ने पर आकर्षण कम हो जाएगा, और अगर आकर्षण कम हो गया तो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा, जो कम ऊर्जा देने पर ही निकल जाएगा, यानी इसको आवश्यक ऊर्जा कम हो जाएगी। यानी अगर परमाणु आकार, परमाणु त्रिज्या बढ़ रही है तो आयनन ऊर्जा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तीसरा आ जाता है बेटे जेड इफेक्टिव। खुद बताइए, नेट आकर्षण की नेट प्रतिकर्षण? ये नेट आकर्षण था, अगर नेट आकर्षण बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा भी बढ़ जाएगी बेटा। चौथा फैक्टर परिरक्षण प्रभाव, ये था नेट प्रतिकर्षण। अगर आपने नेट प्रतिकर्षण बढ़ा दिया तो अब इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेगा, और इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा कम हो जाएगी बेटा। बातें क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है बेटा स्थायी विन्यास। बेटे ध्यान दीजिएगा मेरी इस बात पे आप लोग। स्थायी विन्यास, नाइट्रोजन की मैं बात करूं, नाइट्रोजन है और आपके पास ऑक्सीजन है। हाँ बच्चे सुनना अच्छे से, नाइट्रोजन है ऑक्सीजन है, कायदे से लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्टिव बढ़ता है, और जेड इफेक्टिव की चलेगी लेफ्ट टू राइट। जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, आकर्षण बढ़ेगा, और आकर्षण बढ़ेगा तो आयनन ऊर्जा बढ़नी चाहिए। या ये कह दो कि लेफ्ट टू राइट आकार कम होगा, और आकार कम होने पर भी बेटा त्रिज्या बढ़ने पर कम होता है, त्रिज्या कम होने पर आयनन ऊर्जा बढ़नी चाहिए। कायदे से किसकी ज्यादा होनी चाहिए? ऑक्सीजन की। लेकिन नाइट्रोजन का बेटे स्थायी अर्धभरित विन्यास होता है, और ऑक्सीजन में बेटे 2p4 है। मुद्दा यह है कि बेटा कायदे से आयनन ऊर्जा ऑक्सीजन की ज्यादा होनी चाहिए, पर नाइट्रोजन का अर्धभरित स्थायी विन्यास इसमें से इलेक्ट्रॉन के निकलने को रोकता है, क्योंकि इस बेचारे का स्थायी विन्यास खराब हो जाएगा। p3 स्थायी विन्यास था बेटा, तो वास्तव में नाइट्रोजन की आयनन ऊर्जा ज्यादा हो जाती है किससे? ऑक्सीजन से। नाइट्रोजन का विन्यास था p3, ऑक्सीजन का था p4, यानी p3 विन्यास वाले की आयनन ऊर्जा p4 से ज्यादा हो जाएगी अगर आवर्त संख्या समान हो। बात क्लियर है बेटा? ऐसे ही बेटे जो अक्रिय गैसें होती है उनका पूर्ण भरित स्थायी विन्यास होता है, और पूर्ण भरित स्थायी विन्यास भी आयनन ऊर्जा को बढ़ा देगा। क्लियर है सभी लोगों को बेटा? नेक्स्ट जो आ जाता है इसके अंदर प्रभावित करने वाला, वो आता है भेदन क्षमता। अब पहली समस्या तो ये, बच्चों को यही नहीं पता भेदन क्षमता होती क्या है। भाई जब समान कोष हो तो जो कोष नाभिक के सबसे पास में है उसकी भेदन क्षमता ज्यादा है। भेदन क्षमता मतलब नाभिक के पास जाने की प्रवृत्ति। सबसे पास S होता है, फिर D, फिर सॉरी S P D देन F बेटा। अरे बात क्लियर है क्या आप लोगों को? ध्यान दीजिए, नाभिक के सबसे पास S है जब कोष समान हो, बार बार कह रहा हूं, NS NP ND NF की बात चल रही है। अगर S नाभिक के सबसे पास है तो सबसे ज्यादा आकर्षण भी S के इलेक्ट्रॉनों पर होगा, और सबसे ज्यादा आकर्षण S के इलेक्ट्रॉनों पर होगा तो S में से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान नहीं होगा। मुद्दा क्या है? मुद्दे पे आइए बेटा। बेरिलियम बोरोन, इसका विन्यास 1s2 के बाद 2s2, और इसका 2s2 के बाद 2p1। यहां इलेक्ट्रॉन 2s में से निकलेगा, यहां 2p में से निकलेगा।
एस नाभिक के पास है बेटा, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, तो इसकी आयनन ऊर्जा बढ़ जाएगी। अब यहां बच्चे मिसकॉन्सेप्ट बनाते हैं कि सर एस में से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, तो एस में से जब भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी आयनन ऊर्जा ज्यादा होगी। अरे ऐसा नहीं है, प्रभावित करने वाला सिर्फ एक कारक थोड़ी है। अभी मैं 6 कारक लिख चुका हूं बेटा, सबका ओवरऑल परिणाम निकलता है बेटे। यहां भेदन क्षमता सिर्फ बेरिलियम की जस्ट अगले तत्व बोरोन से आगे होती है, सबसे आगे नहीं जाती। नाइट्रोजन की आयनन ऊर्जा भी जो है ना बेटा, सॉरी बेरिलियम की आयनन ऊर्जा बोरोन से आगे होती है, सबसे आगे नहीं होती। नाइट्रोजन की आयनन ऊर्जा सिर्फ ऑक्सीजन से ज्यादा है, सबसे आगे नहीं चला गया है वो। और एग्जाम में पूछा भी ओवरऑल क्रम जाता है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विशेष ध्यान दें बेटा। आईई का ओवरऑल क्रम ये ही पूछा जाता है। अगर मैं सेकंड आवर्त की बात करूं, सेकंड आवर्त लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सिर्फ देखते रहे। लेफ्ट टू राइट कायदे से आयनन ऊर्जा बढ़नी चाहिए, बढ़ा दो एक बार के लिए। लेकिन बेरिलियम किसके आगे चला जाएगा? सिर्फ बोरोन से। नाइट्रोजन सिर्फ किससे आगे? ऑक्सीजन से। सुन रहे हो बेटा मेरी बात? यानी अच्छा विन्यास के हिसाब से अगर मैं देखूं तो लिथियम का होता है S1, S2, S2P1, P2, P3, P4, P5 और इसे अक्रिय गैस लिखो, बेहतर रहेगा। तो विन्यास के हिसाब से बेटा क्या S2 P1 से आगे चला गया और P3 चला गया P4 से आगे? विन्यास के हिसाब से अगर लिख रहा हूं बेटा मैं, जब आवर्त कैसा हो? समान आवर्त हो, उस समय आयनन ऊर्जा का जो क्रम है बेटा, सबसे कम S1, फिर P1, S2, P2, P4, P3, P5 अक्रिय गैस। अरे सुन रहे हो क्या बच्चों मेरी बात? अगर समान आवर्त हो, आपको ये हमेशा याद होना चाहिए। दूसरे आवर्त का क्रम भी याद कर डालो, सबसे कम लिथियम और बेरिलियम बोरोन से आगे चला गया, उसके बाद में कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन से आगे चला गया, देन फ्लोरीन, देन नियॉन। तीसरे आवर्त की बात करूं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम से आगे चला गया और फास्फोरस, सल्फर से आगे चला गया। अरे सुन रहे हो बच्चों मेरी बात? क्लोरीन, देन इनर्ट गैस। ये परमानेंट याद कर डालो बेटा, यहीं से आता है इसका आईई का सबसे ज्यादा सवाल, यहीं से आता है। सीधा क्रम पूछता है, बच्चा रिसर्च कर रहा है, आता ही नहीं इतना, सीधे क्रम आते हैं बेटा। क्लियर है सभी लोगों को? ये चले आगे बेटा। इसके अंदर ये समान आवर्त के हिसाब से आपको ये भी याद रख लेना इसके अंदर, ठीक है भाई। अगले मुद्दे पे आता हूं बेटा मैं। इसमें कभी कभी एक सवाल आता है सेकंड आयनन ऊर्जा का, दूसरी आयनन ऊर्जा। सीखना, कहना क्या चाहता हूं बच्चों, सवाल के माध्यम से चलते हैं। आपसे सेकंड आईई पूछा गया है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन में से, और कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम में से। बेटे सेकंड आईई का मतलब आप पहला इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो या दूसरा इलेक्ट्रॉन? दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे। तो स्टेप क्या है, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। सबसे पहले विन्यास लिख लो, P3, P4, P5। आईई सेकंड का मतलब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालते हुए देखना है। तो भैया दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालते हुए देखना चाहते हो तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल के रख दो। यहां से एक इलेक्ट्रॉन चला गया P2, यहां चला गया P3, यहां चला गया P4। अब आप वो क्रम लिख लो समान आवर्त वाला बेटा। क्या क्रम था बोलो? S1, P1, S2, P2, P4, P3, P5 अक्रिय गैस। चेक करते जाओ। S1 नहीं है, P1 नहीं है, S2 नहीं है, P2 ये रहा। क्या ये सबसे पीछे रह जाएगा इन तीनों में से? उसके बाद में बेटा P2 के बाद में आ गया P4 और उससे ज्यादा आ गया P3। सिंपल विन्यास लिखा, एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल के रखा क्योंकि दूसरा चेक करना है तो, और सीधा क्रम लगा दिया। समझ पा रहे हो बेटा? यहां देखो, इसका अक्रिय गैस देन 3s1, इसका बोलो 3s2 और इसका 3s2 3p1। वही सेकंड आईपी देखना है मुझे, तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल के रख दो बेटा। अगर एक एक इलेक्ट्रॉन चला गया, ये चला गया, सीधे बच गई अक्रिय गैस। ये बचा S1, यहां बचा S2। तो बेटा देख लो, S1 ये रहा सबसे कम, इसमें से तीनों में से सबसे कम यही है। उसके बाद में बेटा S2, और ये तो अक्रिय गैस पे चला गया, बहुत ज्यादा हो जाएगा इसका। क्या बच्चों सवाल क्लियर है? एक और चीज आपको देखने को यहाँ क्या मिल रही है बेटा, जस्ट थोड़ी देर पहले अपन ने देखा था कि सोडियम और मैग्नीशियम में से मैग्नीशियम क्षार मृदा धातु का आईपी ज्यादा है। पहला आईपी बोले या आईपी बोले एक ही बात है, लेकिन दूसरा आईपी अगर देखो तो किसका ज्यादा हो चुका है बेटे? क्षार धातु का। कारण है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद में
क्षार धातु में से एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो स्थायी अक्रिय गैस विन्यास आ गया, इसलिए उसका सेकंड आईपी क्रॉस कर जाएगा बच्चों। क्लियर है यहां तक की बात बेटे आपको? नेक्स्ट आ जाता है इसमें ब्लॉक वाइज आईई। ब्लॉक वाइज आई, देखो बेटा सवालों का सेशन अलग से आना है। अभी ये वन शॉट रिवीजन चल रहा है, फिर एनसीईआरटी की लाइनर्स आएंगी और उसके बाद में सवालों का सेशन फिर से आ जाएगा, तो आप परेशान ना हो बेटा, अभी इसको याद करते चलिए आप लोग। ब्लॉकवाइज आईई के अंदर सबसे पहले एस ब्लॉक, फिर वही लिख लेते हैं बेटे क्या, सीधा लिखूं मैं एल्कली मेटल, फर्स्ट एबी जिसे कहा जाता है क्षार धातु, और जो पूछा जाता है सबसे ज्यादा मैं सोडियम की टर्म्स में लिखता हूं इसको, है ना बच्चों, क्योंकि ये पूछा जाता है, और एल्केलाइन अर्थ मेटल में मैग्नीशियम सेकंड है। ठीक है, अभी बताया समझाया, आईई बोले चाहे फर्स्ट आईई बोले बच्चों, किसका ज्यादा था, आयनन ऊर्जा बढ़ती है। लेकिन अगर सेकंड आईई की वो चर्चा कर रहा है बेटे, यहां से एक इलेक्ट्रॉन जाने के बाद स्थायी अक्रिय गैस विन्यास आ गया, अब वो आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, तो पहला आईई क्षार मृदा धातु का ज्यादा, जबकि दूसरा आईई क्षार धातु का ज्यादा हो जाता है बच्चों। पॉइंट क्लियर आप लोगों को? बात करें बच्चों अपन पी ब्लॉक की, कायदे से टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे आकार बढ़ेगा और आकार बढ़ने के साथ आयनन ऊर्जा कम होनी चाहिए। बट ग्रुप नंबर 13 और 14th वर्ग, कहानी क्या है सुनिए सीखिए बेटा। 13वें वर्ग की अगर मैं बात करूं, बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला, 14th में काशी गए शंकर प्रभु, ऊपर से नीचे जाने पर आकार बढ़ेगा और आकार बढ़ने के साथ में आयनन ऊर्जा कम होनी चाहिए, कम कर दी, ये लो भाई, कम होनी चाहिए और कम कर दी, इतनी सी तो बात है। लेकिन आप सब जानते हो क्या, यहाँ संक्रमण संकुचन, यहाँ लेंथेनर संकुचन आता है। अब संक्रमण संकुचन आ रहा है तो बेटे वो आकर्षण को बढ़ा रहा है, और आकर्षण बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा बढ़ जाएगी, इसीलिए गाजर का आईपी आलू से ज्यादा। और संक्रमण संकुचन डी का सिग्मा कम होने से होता है, जबकि लेंथेनर संकुचन एफ का सिग्मा कम होने से होता है, और एफ का सिग्मा तो डी से भी कम है, तो ये ज्यादा प्रभावी होगा, यहाँ आकर्षण भी ज्यादा प्रभावी। तो थैलियम का आईपी गाजर से भी ज्यादा, गाजर का आलू से ज्यादा और थैलियम का गाजर से भी ज्यादा, लेकिन अभी भी सबसे ज्यादा किसका है, बोरोन का। यानी 13वें वर्ग में बेटा, 13वें वर्ग में यदि मैं आपसे कहूं आईपी का नेट ऑर्डर क्या आ गया, वर्ग संख्या 13 के अंदर आईई का क्रम आ गया बेटे क्या, सबसे ज्यादा बोरोन, उसके पश्चात थैला, फिर गाजर, फिर आलू, फिर इन। क्या रट लोगे? नहीं रटा जाएगा, बोलना पड़ेगा कि ऊपर से नीचे आकार कम होना चाहिए, सॉरी ऊपर से नीचे आयनन ऊर्जा कम होनी चाहिए, पर गाजर का आलू से ज्यादा, थैले का गाजर से भी ज्यादा, और सबसे ज्यादा बोरोन का। भाई एग्जाम तक याद रखना है तो ऐसे करना ही पड़ेगा। दूसरा बेटा, संक्रमण संकुचन का प्रभाव यहां आगे नहीं आ पाता, लेकिन लेंथेनर का आता है, और प्रभु का आईपी शंकर से ज्यादा, यानी यहां क्रम क्या हो जाएगा बेटा, का सी गए प्रभु शंकर हो जाएगा आयनन ऊर्जा का क्रम। फिर कह रहा हूं अलग से रटोगे नहीं रटा जाएगा, कैसे याद रखो कि ऊपर से नीचे आईपी कम होना चाहिए था, गाजर का आईपी आलू से ज्यादा, थैले का गाजर से भी ज्यादा, सबसे ज्यादा बोरोन का, इधर प्रभु का आईपी शंकर से ज्यादा। क्लियर है बच्चों को? बेटे डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के आईई की अगर अपन बात करें, इरेगुलर ट्रेंड है, अनियमितताएं बहुत ज्यादा, और उसकी डिटेल्ड स्टडी जो है बेटर होगा कि डी एंड एफ ब्लॉक में करी जाए, यहां बहुत ज्यादा उसकी विशेष अपन को आवश्यकता भी नहीं पड़ती बेटा, ठीक है ना। डी एफ में फिर पढ़ना पड़ता है, बात एक ही आती है उसमें। नेक्स्ट आ जाता है इसके बाद में बेटे आईई के अनुप्रयोग। देखो बेटा, सबसे ज्यादा जो सवाल आते हैं ना, वो या तो आते हैं आईई के ट्रेंड के, या आते हैं फिर इसके अनुप्रयोग से, और अनुप्रयोग से यह आता है कि इसमें कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं और कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन नहीं है बेटा। समझ रहे हो मेरी बात? सवाल के माध्यम से सिखाता हूं आपको, या उससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सीखो, सुनना बेटा। मैग्नीशियम है, विन्यास नियॉन 3s2, पहला इलेक्ट्रॉन निकाला आपने आईई फर्स्ट, क्या बच गया बेटे, नियॉन 3s1। फिर आपने एक और इलेक्ट्रॉन निकाला आईई सेकंड, बच्चा क्या बच गया, नियॉन। ओहो, अक्रिय गैस, बड़ी बात है। और बच्चे अगर अगला आईई आप लगाएंगे बेटे, विन्यास की बात नहीं है, 2p5 बचेगा, लेकिन अक्रिय गैस में से इलेक्ट्रॉन निकालना इतना आसान नहीं होगा।
तो यहां जो 2 और 3 जो है ना, उसके बीच में लार्ज जंप आएगा, एनर्जी बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी। अच्छा, एक और बात सुनना बेटा, अगर एक ही तत्व में से आप इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, एक ही तत्व में से, तो विन्यास मायने नहीं रखता। हमेशा सदैव हमेशा IE1 से ज्यादा, IE2 से ज्यादा, IE3 से ज्यादा, IE4 होगा ही होगा, अगर एक ही तत्व से लगातार इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो आप। मुद्दा यहां है कि लार्ज जंप कहां आएगा। क्या यहां 2 इलेक्ट्रॉनों के बाद लार्ज जंप आया? और इसके संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन थे भी कितने? 2 थे। ओहो, ध्यान दे, 2 के बाद लार्ज जंप आया मतलब संयोजी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन। 3 के बाद लार्ज जंप आता तो संयोजी कोष में 3 इलेक्ट्रॉन। सुन रहे हो क्या बेटा मेरी बात? या ये कह दो, अगर मैं इसे ये कहूं, सुनना अच्छे से, पहले इसका कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। IE2 व IE3 में लार्ज जंप था तो बेटे संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 आए। बनाइए, आप खुद कॉन्सेप्ट बनाइए। यानी यदि IEN व IEN+1 में लार्ज जंप हो तो संयोजी इलेक्ट्रॉन N हो जाएंगे। समझ आ रहा है बेटा? सवाल के माध्यम से सीखते हैं। चलो, क्रमागत IE आपको दिए हुए तत्व X के, क्रमागत IE तत्व X के आपको दिए हुए बेटा, लिख रहा हूं वैल्यू। मान लीजिए IE की वैल्यू है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और आपसे पूछे संयोजी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक और लिख रहा हूं, 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2700 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 12000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक और लिख रहा हूं, 2000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 5000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और, ठीक है, एक डेटा फिक्स नहीं है। कुछ बच्चे चाहते हैं सर बता दो कितना जंप देखना है। अरे भैया, जो दी गई वैल्यू उनमें से लार्जेस्ट जंप देखो। जो पहला सवाल है उसके अंदर लार्जेस्ट जंप कितनों के बाद है? 5, 12, 20, 70, 80। सबसे लार्ज जंप 20 के बाद है, 3 इलेक्ट्रॉन के बाद। तो यहां बच्चे संयोजी इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूं, पहले में संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन। दूसरे में देखो 500, 1000, 2000, 2700, 12000। फिर देखो गिवन वैल्यूज में से लार्जेस्ट जंप क्या 2700, 12000 के बीच में? कितने इलेक्ट्रॉनों के बाद लार्ज जंप है? 4 पे। तो यहां 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन है। यहां देखिए बेटा, 2000, 5000, 5500, 6500। सबसे लार्ज जंप कहां है बेटा? 2000 और 5000 के बीच में। तो यहां एक के बाद ही आ गया, तो यहां एक ही संयोजी इलेक्ट्रॉन है। क्या मेरी बात आप समझ पाए बेटा? इस तरह से संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या अपन ज्ञात कर लेते हैं। क्लियर बेटा आप लोगों को? नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। बेटा, इलेक्ट्रॉन बंधुता और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन बंधुता होता क्या है बेटा? कि इलेक्ट्रॉन को वैलेंस शेल में संयोजी कोष में जोड़ने के लिए जो आकर्षण एक परमाणु दर्शा रहा है उसे अपन इलेक्ट्रॉन बंधुता कहेंगे। कहना क्या चाहता हूं बेटा कि मान लीजिए आपके पास कोई भी एक परमाणु है जिसमें ये टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है बच्चों, अब क्या, एक इलेक्ट्रॉन जो बाहर है ये नाभिक इस इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण लगाएगा, ये सारे इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण भी लगाएंगे, और यदि आकर्षण जो है वो प्रतिकर्षण से ज्यादा डोमिनेंट हुआ तो ये इलेक्ट्रॉन इसके संयोजी कोष में आकर के जुड़ेगा। आंतरिक कोष में तो जगह ही नहीं है बेटा। और संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन को जोड़ने की जो प्रवृत्ति है वो ही क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन बंधुता। क्लियर है बच्चों? दूसरी बात कि इलेक्ट्रॉन आकर के जुड़ेगा और उसका कारण है आकर्षण, और जब भी प्लस माइनस का आकर्षण होता है बेटा एनर्जी रिलीज होती है, उसमें क्षेपी प्रक्रम होगा। ये एग्जैक्टली मेजरमेंट होता कैसे है इसका बेटा समझना। मान लीजिए आपके पास कोई भी तत्व है X, आपने इसमें एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा, X माइनस बना। एक और तत्व है Y, इसमें एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा, Y माइनस बना। मुद्दा ये कि मैंने कहा कि उष्मा क्षेपी प्रक्रिया है और उष्मा क्षेपी प्रक्रिया के लिए डेल्टा H जो होगा वो नेगेटिव आएगा, और इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन किया जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोला जाएगा। ये X की है और ये Y की है। ऊर्जा रिलीज हो रही है इलेक्ट्रॉन जुड़ने पर। मान लीजिए बेटा इसने 2 कैलोरी ऊर्जा निकाली तो यहाँ -2 कैलोरी आ जाएगा, और इलेक्ट्रॉन जुड़ने पर अगर इसने 5 कैलोरी ऊर्जा निकाली तो यहाँ 5 कैलोरी आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन जुड़ा आकर्षण की वजह से उससे ऊर्जा निकली।
जितना ज्यादा आकर्षण होकर इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा उतनी ऊर्जा ज्यादा निकलेगी बेटा। यानी ऊर्जा का ज्यादा निकलना यह साबित करता है कि आकर्षण ज्यादा था। सीधी सी बात, आकर्षण ज्यादा तो रिलीज एनर्जी भी ज्यादा। तो यहां पर बेटे इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी y के लिए ज्यादा नेगेटिव है। इसका सीधा अर्थ यह है कि इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है वो x की तुलना में y की ज्यादा थी, इसीलिए इलेक्ट्रॉन जुड़ते वक्त उसने ज्यादा ऊर्जा निकाली है। कॉन्सेप्ट समझ आया क्या बेटा? यानी मैं क्या कह सकता हूं कि जिसकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान ज्यादा नेगेटिव है, ज्यादा ऋणात्मक है, उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता भी ज्यादा होगी। मेरी बात समझ रहे हो? फिर सुन लीजिए क्या कह रहा हूं बेटा। जिसकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान ज्यादा ऋणात्मक है, उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता भी ज्यादा होगी। क्या लिख सकते हैं बेटे अपन इसको? यहां क्या बोलो? मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मोर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एक कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चों को? अब आ जाता है बेटा फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता को प्रभावित करने वाले कारक। पहला कारक वो ही बेटे, सबसे पहले अपन आवेश देखते हैं। खुद बताना, आप कुछ भी रटने जैसा नहीं है बेटा इसके अंदर। बताइएगा इलेक्ट्रॉन बंधुता इनमें से किसकी ज्यादा होगी? कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना चाहेगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की जितनी कमी है उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता उतनी ही ज्यादा होगी बेटा। दूसरा कारक आ जाता है बेटे इसके अंदर परमाणु आकार। अगर परमाणु आकार बड़ा है तो बेटा संयोजी कोष नाभिक से दूर होगा, और संयोजी कोष यदि नाभिक से दूर होगा तो उस परिस्थिति में आने वाले इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण कम लगेगा, इलेक्ट्रॉन बंधुता कम हो जाएगी। यानी आकार का बढ़ना इलेक्ट्रॉन बंधुता को घटाता है। तीसरा है बेटा जेड इफेक्टिव, प्रभावी नाभिकीय आवेश, और ये नेट आकर्षण था, और अगर नेट आकर्षण ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन पर बंधुता भी ज्यादा लगेगी। चौथा आ जाता है शील्डिंग इफेक्ट सिग्मा। ये था नेट प्रतिकर्षण। अगर प्रतिकर्षण बढ़ेगा तो बंधुता क्या हो जाएगी बेटे? घट जाएगी। जो अंदर परमाणु में इलेक्ट्रॉन है वो सारे ज्यादा प्रतिकर्षण लगा रहे हैं तो बंधुता कम हो जाएगी। क्लियर है बच्चों? पांचवा फैक्टर आ जाता है बेटे स्थायी विन्यास। खुद सोच के बताइएगा, यदि किसी परमाणु का पहले से ही स्थायी विन्यास है, उसके घर में बढ़िया स्थायित्व है बेटा, तो ऐसे में बताओ क्या वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के लिए बंधुता रखेगा कि नहीं रखेगा? बिल्कुल नहीं रखेगा। घर में पहले स्थायित्व है भाई, क्यों रखेगा वो बंधुता? तो स्थायी विन्यास वालों की इलेक्ट्रॉन बंधुता कम हो जाती है। बात क्लियर है बच्चों आप लोगों को? ये छठा जो कारक आ जाता है इसके अंदर, फिर से वही भेदन क्षमता। बात चल रही है लिथियम की और बोरोन की बच्चों। इसका विन्यास 1s2 के बाद 2s1 और इसका 2p1। मुद्दा यह कि यहां इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा, और जुड़ेगा यहां s में, यहां p में। अब नाभिक के ज्यादा पास कौन होता है? जब n का मान सेम हो तो s ज्यादा पास होता है। s अगर ज्यादा पास होगा, इलेक्ट्रॉन उसमें जुड़ेगा तो उस पर आकर्षण क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। अब बेटा मैं फिर कह दूं, देखो आपसे ये प्रभावित करने वाले कारक ठीक है मान लिए, लेकिन पूछी जाती है ओवरऑल क्रम। कुछ विशेष बातें भी और इसके अंदर है बेटा, ध्यान देना। मैं सारों फैक्टर्स का एक स्पेशल पॉइंट करके समराइज फॉर्म में लिख रहा हूं, इसको बेटा ध्यान देना आप इस पर। पहला स्पेशल पॉइंट कि मैक्सिमम एलिमेंट्स के लिए, ज्यादातर तत्वों के लिए, ज्यादातर मैक्सिमम तत्वों के लिए इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान नेगेटिव होता है। इलेक्ट्रॉन बंधुता ज्यादा है उनकी, अच्छी खासी है, तो वो ऊर्जा निकालते हैं। यानी प्रक्रिया कैसी है बच्चों? ऊष्माक्षेपी। लेकिन बेटे ध्यान देना इस बात पे, अक्रिय गैसें स्थायी विन्यास है। 15वें वर्ग में से नाइट्रोजन अर्धभरित स्थायी विन्यास, और बेटा बेरिलियम मैग्नीशियम स्थायी विन्यास। साथ ही साथ अगर कोई भी ऋणायन बन चुका, O माइनस है, ऋणायन बन चुका मतलब एक इलेक्ट्रॉन जोड़ चुके हो आप ऑलरेडी, तो इन सब के लिए बच्चों इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान धनात्मक हो जाता है। मतलब अब ये इलेक्ट्रॉन जोड़ना नहीं चाहते, अगर इनमें इलेक्ट्रॉन जोड़ना हो तो ऊर्जा सामने से देनी पड़ेगी। X माइनस की यदि अपन बात करें, क्या समझाना चाह रहा हूं, मान लीजिए ऑक्सीजन है, इलेक्ट्रॉन जोड़ा, O माइनस बना, और बिल्कुल पहली इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी नेगेटिव होती है, मान लो लगभग 150। ठीक है। जब इसमें दूसरा इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो बेटा O माइनस 2 बनेगा, और मुद्दा यह कि यह स्थायी विन्यास प्राप्त करता है, अक्रिय गैस का वो भी।
यानी कायदे से इसका स्थायित्व विन्यास के हिसाब से बढ़ रहा है तो ऊर्जा निकलनी चाहिए। लेकिन बेटे यहां जो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, इसे पहली लब्धि बोल देंगे, दूसरी लब्धि, ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव होती है, जबकि स्थायी विन्यास प्राप्त कर रहा है तो भी। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि बेटे यदि आप दूसरा इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हैं तो इसके माइनस और इसके माइनस के बीच में स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण होता है और वो काफी ज्यादा डोमिनेंट प्रतिकर्षण है। इसलिए यहां ये इलेक्ट्रॉन जोड़ना नहीं चाह रहा, अपन को सामने से ऊर्जा देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए। तो नीट का सवाल है बेटा, ऑलरेडी आ चुका है कि O-2 का बनना जो है वो उसमें वो स्थायी विन्यास प्राप्त कर रहा है, फिर भी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी धनात्मक क्यों है? O- और आने वाले इलेक्ट्रॉन के बीच का प्रतिकर्षण प्रभावी होने के कारण। इवन अगर आप दोनों को जोड़ करके दोनों लब्धि एंथैल्पी जोड़ भी दे तो O-2 का भी बनना जो है वो नेट नेट अगर आप देखेंगे तो वो धनात्मक है, ऊष्माशोषी है। तो अक्रिय गैस नाइट्रोजन, बेरिलियम, मैग्नीशियम और कोई भी ऋणायन यदि है तो उनके लिए इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी ऋणात्मक होने की जगह धनात्मक हो जाती है। ये पहला विशेष बिंदु बेटा। दूसरा विशेष बिंदु आ जाता है इसके अंदर, मैं फिर कह रहा हूं ओवरऑल क्रम आने हैं, क्रम पूछा जाता है। पहले क्रम देखिए, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। कायदे से लेफ्ट टू राइट आकार कम होगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन बंधुता कायदे से लेफ्ट टू राइट बढ़नी चाहिए थी, बढ़ा दी एक बार को मैंने बेटा। उसके बाद अक्रिय गैस इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाह रहे, हटा दो। बेरिलियम, मैग्नीशियम नहीं लेना चाह रहे, हटा दो। नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाह रहे, हटा दो। अब बात यह कि अर्धभरित स्थायिता, इसकी बंधुता कम हो गई। इवन नाइट्रोजन तो इलेक्ट्रॉन लेना ही नहीं चाह रहा, पर फास्फोरस थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन ले लेता है, फिर भी अर्धभरित स्थायित्व विन्यास के कारण इसकी बंधुता कम रह जाती है सिलिकॉन से। और थोड़ी देर पहले समझाया कि लिथियम किससे आगे चला गया था? बोरोन से। सोडियम किससे आगे चला गया बेटा? एल्यूमिनियम से। और यहां साइंटिस्टों को बड़ी तकलीफ थी बेटा इन्हें समझाने में। उन्होंने लिथियम से पूछा कि भाई तू चाहता क्या, एक मेटल होके भी तू इलेक्ट्रॉन लेने के मामले में आगे क्यों चला गया? तो बेटा उसने बड़ा मुस्कुरा के जवाब दिया, बोले वेदन क्षमता का नाम सुना है? बोले हाँ, बस वही कारण है। बोले इसी वजह से मेरी बंधुता बोरोन से ज्यादा है। तो यहां से अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा बंधुता दूसरे आवर्त में बेटे हेलोजन की है, फिर ऑक्सीजन की है, फिर बेटा कार्बन, और कार्बन के बाद में नंबर किसका है बच्चा? लिथियम का। अगर यहां देखें तो भी बंधुता सबसे ज्यादा हेलोजन की है, फिर ऑक्सीजन परिवार का ही सल्फर है, और फिर आ गया बेटा आपके पास सिलिकॉन। समझ रहे हो बेटा मेरी बात? अरे क्लियर है ना? एक और चीज सीखी है इसके अंदर, थोड़ा और आगे बढ़ू, फिर कल बाहर आई ओल्ड स्टाइल से टीपो, खासकर इन दो वर्ग के लिए पूछा जाता है बेटा। ऊपर से नीचे जाने पर आकार बढ़ेगा और आकार बढ़ने के साथ में बंधुता घटनी चाहिए। ये लो घटा दी मैंने एक बार को, ठीक है बेटा। लेकिन क्या देखा गया कि जो सेकंड आवर्त के तत्व हैं, दूसरे आवर्त के जो तत्व हैं ना बच्चों, उनकी बंधुता उम्मीद से कम देखने को मिली। क्यों कम मिली बेटा? इसको इस उदाहरण से समझिए कि आपका कोई एक ऐसा रिश्तेदार है बेटा जो लोगों को बुलाना तो चाहता है, लोगों को अपने घर जोड़ना तो चाहता है, पर उसके घर में जगह कम है। तो क्या वो चाहकर भी लोगों को जोड़ पाएगा? क्या वो बुला पाएगा? क्या लोगों को बुला करके वो खर्चा कर पाएगा? नहीं बेटा। क्या उसके मन में नहीं है? है मन में। दूसरे आवर्त के तत्व आकार छोटा, बंधुता ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन फिर भी इनकी बंधुता उम्मीद से कम रह गई, क्योंकि इनके पास घर में जगह कम है आकार छोटा होने के कारण। तो फ्लोरीन की बंधुता भी कम रह जाती है, ऑक्सीजन की भी कम रह जाती है। इन्हीं दो वर्गों की खास बात कर रहा हूं क्योंकि इनसे पूछे जाते हैं। फ्लोरीन की बंधुता कम रह जाती है क्लोरीन से, और बेचारे ऑक्सीजन के साथ तो गलत हुआ, वो उसका अपने फैमिली में, अपने ग्रुप में, अपने वर्ग में बंधुता सबसे कम रह जाती है। यानी बंधुता के मामले में बेटे हेलोजन में सबसे ज्यादा किसकी है? क्लोरीन की, देन फ्लोरीन की, देन ब्रोमीन की, देन आयोडीन की, और ऑक्सीजन फैमिली में सल्फर, देन सेलेनियम, देन टेलुरियम, देन ऑक्सीजन। अब यहां बच्चा एक मिसकॉन्सेप्ट बहुत जल्दी से बनाता है, बोलो ऑक्सीजन तो बोले बर्बाद हो गया, वो तो बंधुता बिल्कुल ही नहीं रख सकता, अपने परिवार में सबसे कम है। और बच्चे इसको बिल्कुल ऐसे ही नजर से देखना शुरू कर देते, बोले इसका तो कुछ नहीं हो सकता। अरे भैया, उसकी इज्जत अपने वर्ग में नहीं है, अपनी फैमिली में नहीं है। आज भी दूसरे आवर्त में वो दूसरे नंबर पे है बेटा, समाज में आज भी इज्जत है उसकी। देखो हेलोजन के बाद दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन है, यानी आपको देखना होगा कि ऑक्सीजन की तुलना करी किसके साथ गई है। समझ रहे हो बेटा? अब ये सारी रामायण का एक नेट नेट क्रम बना रखा है बेटा अपन ने। उस क्रम से आपके 99% सवाल सोल्व हो जाएंगे। ध्यान से सुन लेना, इस क्रम का सारा खेल, पूरी इलेक्ट्रॉन बंधुता एक तरफ, ये क्रम एक तरफ, सारा क्रम आ जाएगा इसमें, ऊपर से नीचे लेफ्ट टू राइट जो भी पूछा जाता है उसका। क्या है? कल फिर बाहर आएंगे शान से तेरी
और सीनियर। ये पूरी आवर्त सारणी में वो टॉप मोस्ट है जिनकी इलेक्ट्रॉन बंधुताएं सबसे ज्यादा है और उसमें भी सबसे ज्यादा क्लोरीन की है। क्या ट्रिक बोली? कल फिर बाहर आएंगे शान से तेरी और सीनियर। और जिसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता ज्यादा है उसका इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी भी ज्यादा नेगेटिव होगा। तो सबसे ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्लोरीन की है। यहां से साफ साफ दिख रहा है कि पूरी आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुताएं हैलोजन की होती हैं। उसके दो कारण है, एक तो इनका आकार छोटा है लेफ्ट टू राइट के हिसाब से बेटा, और एक बहुत बड़ी बात कि इन्हें एक इलेक्ट्रॉन मिलते ही अक्रिय स्थायी विन्यास मिल जाएगा, और अक्रिय स्थायी विन्यास का मिलना बेटा इनके लिए स्वर्ग से कम थोड़ी है। बोलो बढ़िया है, चाहे जितना खर्चा करने को तैयार है, चाहे जितनी ऊर्जा ये निकाल देते हैं बेटा, बस एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना है इनको। क्लियर है? ये इलेक्ट्रॉन बंधुता का क्रम हमेशा याद रखें। कल फिर बाहर आएंगे शान से तेरी और सीनियर, और जिसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता ज्यादा उसकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का ऋणात्मक मान भी सबसे ज्यादा। और सबसे कम बंधुताएं बेटा किनकी होती हैं? अक्रिय गैसों की। और अक्रिय गैसों में से भी सबसे कम जो बंधुता है वो नियोन की है। पूरी आवर्त सारणी में बेटा अक्रिय गैसों में सबसे कम इलेक्ट्रॉन बंधुता नियोन की है, और बंधुता यदि इसकी कम है तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी इसकी क्या होती है? बहुत ज्यादा। और सर्वाधिक धनात्मक इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी किसकी है बच्चों? नियोन की। इस क्रम से आपके सारे सवाल हो जाएंगे। स्पेशल पॉइंट नंबर 3 अच्छे से समझना, सिंपल थर्मोडायनेमिक्स है। एक्स था, इलेक्ट्रॉन जोड़ा, एक्स माइनस बना। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है एक्स, मान लीजिए -5 कैलोरी। अगर मैं इस रिएक्शन को बिल्कुल इनवर्स करके लिख दूं, बिल्कुल इनवर्स करके, तो पहली बात तो ये कि अब एक्स में से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और इलेक्ट्रॉन का निकलना आई, वो भी किसका? एक्स माइनस का। और देखो सिंपल थर्मोडायनेमिक्स कहती है कि रिएक्शन को इनवर्स कर दिया तो डेल्टा एच नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा। यानी क्या निकल के आया रिलेशन ये निकल के आया कि इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी ऑफ एक्स का परिमाण बराबर है किसके? आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एक्स माइनस के। अब ये ऐसे रटना नहीं है, इतना थोड़ी सोल्व करोगे। सिंपल ट्रिक समझो बेटा, इसी से काम हो जाएगा। क्या कहा? एक्स का इलेक्ट्रॉन लब्धि, यानी एक्स ने इलेक्ट्रॉन प्राप्त करा और इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके क्या बना देगा? एक्स माइनस, यानी आई किसका होगा? एक्स माइनस का। नहीं आया ना समझ में? और एक उदाहरण देखो, उससे समझ आएगा। मान लीजिए मैंने यहां लिखा होता इलेक्ट्रॉन आई ऑफ एक्स, और मैं परिमाण में बराबर करना चाह रहा हूं। आई ऑफ एक्स मतलब एक्स में से इलेक्ट्रॉन निकाल दो, और अगर एक्स में से इलेक्ट्रॉन चला गया तो बेटे क्या बनेगा? एक्स प्लस, यानी इलेक्ट्रॉन लब्धि किसकी करो? एक्स प्लस की। कुछ आया समझ? और देखो, अगर मैं कहूं कि आई ऑफ सोडियम, तो इसका परिमाण कौन से की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के बराबर होगा? क्या लिखूं यहां? सोचो मन में बेटा, फटाफट से सोचो, जल्दी से सोच के जवाब दो इसका बेटे। आई ऑफ सोडियम मतलब सोडियम में से इलेक्ट्रॉन निकाल दो, और सोडियम में से इलेक्ट्रॉन गया तो क्या बना? Na+। अरे क्या समझ आया क्या सभी को बेटा? ये तीसरा स्पेशल पॉइंट, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के सबसे ज्यादा सवाल यहीं से आते हैं बच्चों। चलें आगे। नेक्स्ट आ जाता है आपके विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में अंतर क्या है पहले वो समझो। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता में एक विलगित परमाणु इलेक्ट्रॉन को अपने संयोजी कोष में ग्रहण करता है, जबकि विद्युत ऋणता में बेटा साझे के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति होती है बंधित परमाणु द्वारा। कि मान लीजिए कि विद्युत ऋणता x की y से ज्यादा है, मान लीजिए कि x की विद्युतता y से ज्यादा है, तो x साझे के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, और साझे के इलेक्ट्रॉन यदि x की तरफ चले गए तो x पर आंशिक माइनस और y पर आंशिक प्लस आ जाएगा। क्या बात समझ आई क्या आप लोगों को बेटा? अंतर क्लियर है? वो विलगित का था, ये बंधित परमाणु का होता है। वहां इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया गया था, यहाँ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित किया गया। वहां इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के बाद पूरा माइनस आया, यहाँ आंशिक माइनस आंशिक प्लस आता है। पहला पॉइंट क्लियर है बेटा? दूसरी बात, विद्युत ऋणता को प्रभावित करने वाले कारक। प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे पहला वही आ जाता है बेटा, आवेश कह दो, ऑक्सीकरण अवस्था भी कह देते हैं बच्चों। फिर वही चीज है, कोई तत्व जिस पे प्लस है किस पर उदासीन और कोई माइनस है, तो विद्युत ऋणता है तो इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण ही ना बेटा, तो प्लस वाला ज्यादा विद्युत ऋणता शो करेगा।
कि जैसे देखो बेटा CF4 में कार्बन +4 है और CH4 में कार्बन -4 है, तो दोनों ही कार्बन है लेकिन विद्युत ऋणता +4 वाले की -4 की तुलना में थोड़ी सी ज्यादा होगी। यानी क्या एक ही तत्व अलग अलग यौगिकों में अलग अलग विद्युत ऋणता शो कर सकता है? कर सकता है, थोड़ा बहुत वेरिएशन आ जाता है बेटा। दूसरा कारक फिर वही है बेटे, परमाणु आकार, और यही परमाणु आकार यदि बढ़ेगा तो आकर्षण घटेगा, विद्युत ऋणता कम हो जाएगी। तीसरा कारण फिर वही है बेटा, जेड इफेक्टिव यदि बढ़ेगा तो विद्युत ऋणता क्या हो जाएगी बेटे? बढ़ जाएगी, आकर्षण बढ़ेगा। चौथा कारक वही, सिग्मा बढ़ेगा, प्रतिकर्षण बढ़ेगा तो विद्युत ऋणता घट जाएगी। पांचवा कारक स्थायी विन्यास। ध्यान दें, बच्चे बोलेंगे कि स्थायी विन्यास से फर्क पड़ेगा, पर विद्युत ऋणता पे स्थायी विन्यास का En पर कोई प्रभाव नहीं होता। स्थायी विन्यास का विद्युत ऋणता पे कोई प्रभाव नहीं होता, बैलेंस हो जाता है IP और EA का मामला। वो डिटेल लेक्चर में आती है फिर बातें बेटा। अभी इतना ध्यान रखें कि स्थायी विन्यास का En पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता बेटे। ये अलग ही पॉइंट है, ध्यान रखना इसका। 6 नंबर पॉइंट क्या कहता है बेटा? प्रतिशत S गुण, या संकरण में कहूं प्रतिशत S गुण का भी विद्युत ऋणता पे प्रभाव पड़ता है। आप सब जानते हो बेटा कि जो ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन होता है उसका sp संकरण है, यहां कार्बन sp2 संकरित है और यहां कार्बन बच्चों sp3 संकरित है, तो विद्युत ऋणता यहां प्रतिशत S गुण बेटा, प्रतिशत S गुण जो है इसमें 50% है, इसमें 33% है और इसमें कितना प्रतिशत है बच्चों? 25% है। मुद्दा यह आता है कि प्रतिशत S गुण ज्यादा होंगे तो नाभिक के ज्यादा पास होगा, नाभिक के ज्यादा पास होगा तो आकर्षण ज्यादा होगा, और आकर्षण ज्यादा होगा तो विद्युत ऋणता भी ज्यादा होगी। अब विद्युत ऋणता जो अपन एक्सेप्ट कंडीशन लेके चलते हैं, या मैं कहूं जो अपन यूज लेते हैं, वो लेते हैं पोलिंग स्केल की बेटा। पोलिंग स्केल की विद्युत ऋणताएं अपन यूज लेके चलते हैं अपने सिलेबस के अंदर, और पोलिंग स्केल की विद्युत ऋणता की वैल्यू याद होनी चाहिए, हाइड्रोजन की 2.1 होती, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अक्रिय गैस नहीं लिख रहे क्योंकि पोलिंग ने बेटा बंधित परमाणुओं के हिसाब से विद्युत ऋणता निकाली थी और यह माना गया था उस समय कि अक्रिय गैसें बंध नहीं बनाते। ठीक है, जो विद्युत ऋणताएं लिख रहा हूं मैं वो आपको हमेशा याद होनी चाहिए, कम से कम वो वाली तो सुनिएगा। फ्लोरीन की 4, फ्लोरीन की 4 आधा आधा कम कर दो, 3.5, 3, 2.5, 2, 1.5, 1। क्लोरीन की 3 के आसपास, 3 से थोड़ी ज्यादा होती है पर 3 के आसपास मान लेंगे। आधा कम करो, फिर 0.4 कम करो, फिर 0.3 कम करो, फिर 0.3 कम करो, फिर 0.3 कम करो, फिर 0.3 कम करो। इधर तो आधा आधा कम था, इधर पहले आधा कम, फिर 0.4 कम, फिर 0.3, 0.3, 0.3, 0.3 कम। हो पाएगा याद बेटे? कुछ और विद्युत ऋणताएं भी बेटा इसी के साथ अपन देखें। बोरोन परिवार की देखनी है, बैंगन, आलू, गाजर, इंतैला, काशी गए शंकर प्रभु, फिर कल बाहर आई, खासकर जिनकी जरूरत पड़ती है मैं वो वाली विद्युत ऋणताएं लिख रहा हूं बेटा। यहां क्या चक्कर पड़ता है? आता है संक्रमण संकुचन, और यहां लेंथेनॉइड संकुचन, और वो आकर्षण बढ़ाएगा, विद्युत ऋणता को प्रभावित करेगा। यहां बेटा बढ़ के गैलियम की 1.6, 1.7 और ये 1.8 हो जाती है थैलियम की बेटे। यानी 13वें वर्ग के अंदर विद्युत ऋणता बोरोन से एल्यूमिनियम कम होती है, उसके बाद बढ़ जाती है, लेकिन अभी भी सबसे ज्यादा बोरोन की है, और सबसे ज्यादा विद्युत ऋणता में अंतर भी बोरोन और एल्यूमिनियम में है 13वें वर्ग में। वर्ग नंबर 14 की बात करें तो संक्रमण संकुचन का प्रभाव थोड़ा कम हो जाएगा, तो इन तीनों का तो 1.8 ही रहता है बच्चों, लेकिन प्रभु की विद्युत ऋणता बढ़ के 1.9 हो जाती है। यहां लगभग 2.8 के आसपास, ये 2.5 के आसपास। अब इसमें भी कुछ और चीजें भी हैं हल्की हल्की सी। N और Cl में से Cl की हल्की सी ज्यादा होती है विद्युत ऋणता, कार्बन और सल्फर में से सल्फर की थोड़ी सी ज्यादा रहती है, जबकि P और H में से बेटा फॉस्फोरस की हल्की सी विद्युत ऋणता ज्यादा होती है बेटे। ये पोलिंग स्केल की विद्युत ऋणताएं आपको हमेशा याद होनी चाहिए बेटा। ठीक है बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट सा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बेटा। मुद्दा है किसका? अगर आप ऊपर से नीचे जाते हैं तो ऊपर से नीचे जाने पर मैं तुलना कर रहा हूं क्षार धातुओं की। क्षार धातु में ऊपर से नीचे बेटे आकार बढ़ता है, और आकार बढ़ने के कारण आयनन ऊर्जा कम होती है, और आयनन ऊर्जा कम होने के कारण इनकी क्रियाशीलता ऊपर से नीचे बढ़ती है।
बात करूंगा बेटा मैं हैलोजन की। अब हैलोजन ठहरे अधातु, इनमें क्या रहता है कि ऊपर से नीचे जाने पर हैलोजन की ऑक्सीकारक क्षमता, हैलोजन में ऊपर से नीचे जाने पर जो ऑक्सीकारक क्षमता है वो घटती है। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक फ्लोरीन है, और ऑक्सीकारक क्षमता घटती है तो हैलोजन में क्रियाशीलता ऊपर से नीचे बच्चों क्या होती है, घटती है। क्षार धातुओं में क्रियाशीलता बढ़ती है और हैलोजन में क्रियाशीलता ऊपर से नीचे घटती है। दूसरा पॉइंट क्या बेटे, जिस तत्व की विद्युत ऋणता जितनी ज्यादा होती है उसमें अधात्विक गुण उतने ही ज्यादा होते हैं। कहना क्या चाह रहा हूं, इधर आओ बेटा। आवर्त सारणी में लेफ्ट टू राइट जाने पर अधात्विक गुण बढ़ते चले जाते हैं, जबकि ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण बढ़ते चले जाते हैं। एक जनरल स्टेटमेंट आपने पहले भी सुना हुआ है। तो अगर अधातुओं में अधात्विक गुण का क्रम पूछे, देखो धातुओं में आईपी से डिसाइड करो, जिसका आईपी कम उसका धात्विक गुण ज्यादा। और अधातुओं में अगर पूछे तो आप विद्युत ऋणता से डिसाइड करो बेटा, जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा उसके अधात्विक गुण ज्यादा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो विद्युत ऋणता से संबंधित सवाल बनाती है वो बनाती है ऑक्साइडों की अम्लीय, क्षारीय और उभयधर्मी प्रवृत्ति। बेटा अच्छे से समझना, कॉन्सेप्चुअली है पूरा का पूरा। क्या ऑक्साइडों का अम्लीय, क्षारीय, उभयधर्मी व्यवहार। पहली बात तो यह कि किसी भी तत्व के ऑक्साइड की जो प्रवृत्ति होती है वो ही प्रवृत्ति उसके हाइड्रोक्साइड की होती है। जैसे ये दोनों क्षारीय नेचर के, Cl2O7 और HClO4, ये दोनों अम्लीय प्रवृत्ति के हैं बेटा। ZnO और जिंक का हाइड्रोक्साइड, ये दोनों उभयधर्मी प्रवृत्ति के हैं। अभी सिर्फ ये बताया कि जो नेचर ऑक्साइड की है वही नेचर उनके हाइड्रोक्साइड की होती है बेटा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट अब सुनना कि कौन ऑक्साइड, कौन अम्लीय, कौन क्षारीय, कौन उभयधर्मी होगा। मान लीजिए आपके पास में AOH है, हाइड्रोक्साइड है, साझे के 2 इलेक्ट्रॉन यहां भी है, 2 यहां भी है बेटा। और A मान लीजिए धातु है, और धातु सामान्यतः बेटे लेस EN वाले होते हैं। अब अगर इसकी विद्युत ऋणता कम है, देखो ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता आवर्त सारणी में दूसरे नंबर पे आती है फ्लोरीन के बाद, तो ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रॉन अपनी ओर आकर्षित करेगा, छीनेगा, सही। अब अगर एक ही विद्युत ऋणता कम रह गई है धातु के केस में, तो ऑक्सीजन इधर से इलेक्ट्रॉन छीनेगा, और जब ये टूटेगा तो क्या बनाएगा, A+ और OH- देगा, मतलब ये क्या है, क्षार। सीधा सीधा एग्जाम्पल आप समझते हो NaOH, यानी धातु वाला हाइड्रोक्साइड क्षारीय होगा तो धातु वाला ऑक्साइड भी क्षारीय होता है। अगर बात करें अपन बेटा, वापस AOH लिखा और इसके अंदर मैंने अधातु ले लिया, और अधातु की विद्युत ऋणता ज्यादा होती है, तो अब जो ऑक्सीजन है वो एक ही तरफ से इलेक्ट्रॉन नहीं छीन पाएगा, H की तरफ से छीनना पड़ेगा, और H की तरफ से यदि छीनेगा तो क्या बनेगा, AO- और साथ में रिलीज होगा H+, मतलब ये अम्लीय प्रवृत्ति का होगा। तो बेटे अधातु वाले जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, अधातु के, क्लोरीन अधातु है बेटा, उनके हाइड्रोक्साइड्स नेचर में कैसे होते हैं, अम्लीय। अधातु वाले अम्लीय है और ज्यादातर धातु वाले कैसे हैं बच्चों, क्षारीय। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। ऐसा नहीं है कि H दिखा तो अम्ल हो गया, OH की फॉर्म में दिखा तो क्षार हो गया, ऐसा नहीं होता बेटा। H2SO4 आपने लिखा तो आपने अम्ल बोल दिया, उसी को SO2OH का होल ट्वाइस बोला तो क्षार बोला, ऐसा नहीं होता है बेटा। ये देखना होता है कि केंद्रीय परमाणु कौन है। केंद्रीय परमाणु अधातु हो तो अम्लीय होंगे, धातु हो तो ज्यादातर कैसे होते हैं, क्षारीय। ठीक है बच्चों, अगर अपन ओवरऑल आवर्त सारणी के अंदर देखें तो पीरियडिक टेबल में ओवरऑल लेफ्ट टू राइट जाने के साथ में केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणता बढ़ती है। विद्युत ऋणता बढ़ेगी तो अधातु की गुण बढ़ेंगे बेटा, और अधात्विक गुण यदि बढ़ते चले जाएंगे तो उनके ऑक्साइड नेचर में कैसे होंगे, अम्लीय। यानी लेफ्ट टू राइट जाने के साथ में ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड में अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ती है। बात करें अपन टॉप टू बॉटम की बेटा, तो टॉप टू बॉटम बच्चों विद्युत ऋणता कम होगी और ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड की क्षारीय प्रवृत्ति बढ़ती चली जाएगी। यह ओवरऑल क्रम दिमाग में रहना चाहिए कि आवर्त सारणी में लेफ्ट टू राइट जाओगे तो ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड की अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ेगी, और टॉप टू बॉटम जाओगे तो क्षारीय प्रवृत्ति बढ़ती चली जाएगी। इसी को और आगे बढ़ाएंगे अपन बेटा, ब्लॉक वाइज भी देखेंगे। इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं यहां से, क्योंकि ब्लॉक वाइज में सबसे पहला आ जाता है आपके पास में एस ब्लॉक, ली ना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी,
और बच्चों ऊपर से नीचे जाने पर इनमें क्षारीय प्रवृत्ति जो है वो बढ़ती चली जाएगी। लेफ्ट टू राइट कौन सी प्रवृत्ति बढ़ेगी? अम्लीय, मतलब क्षारीय प्रवृत्ति घटती चली जाएगी। और विशेषता कि बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड नेचर में कैसा होता है? उभयधर्मी। इसीलिए इसे ट्रू एल्कलाइन अर्थ मेटल, वास्तविक क्षारमृदा धातु नहीं कहते, क्योंकि ये नेचर में सिर्फ क्षारीय है कि उभयधर्मी है? उभयधर्मी है बेटा। याद रखने लिए क्या ध्यान रखना बेटा? बेरियम उभयधर्मी है कि बेरिलियम? बेरिलियम। बेटा की बाप, बेटा उभयधर्मी। बेटा उभयधर्मी है मतलब अम्ल से भी रिएक्शन करेगा और क्षार से भी रिएक्शन करेगा। क्लियर है सभी को बेटे? बात करें अपन बच्चों यहां पी ब्लॉक की, सुनना बेटा अच्छे से। पी ब्लॉक में अधिकतम तत्व अधातु है और अधातु वाले नेचर में कैसे होते हैं? अम्लीय। तो यहां मैं लिखूंगा कि अधिकतम कैसे ऑक्साइड है बच्चों? अम्लीय ऑक्साइड। लेकिन दो रेंज हैं बेटा यहां पर। पहली रेंज CO, NO, N2O और पानी। अधातु के ऑक्साइड है, कायदे से इनको अम्लीय होना चाहिए, पर ये चारों उदासीन होते हैं। N2O को लाफिंग गैस भी कहा जाता है। और अभी जो मैं लिख रहा हूं बेटा इसका सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, और यहां से पी ब्लॉक नहीं, डी ब्लॉक हो, एस ब्लॉक हो, जहां से जो उभयधर्मी है सारे लिख दिए बेटा मैंने। ट्रिक में बोल रहा हूं, लिखना आपको खुद को है। जनाबे आली सबसे अच्छा, पंजाबी में दोनों आते हैं, PbO PbO2, सॉन्ग में भी दोनों, गाया करो। जनाबे आली सबसे अच्छा पंजाबी सॉन्ग गाया करो। एक रह गया, जनाबे का बे रह गया बेटा, बेरिलियम। हाँ अब लाइन पूरी हुई। जनाबे आली सबसे अच्छा पंजाबी सॉन्ग गाया करो। अरे भाई ये सब कौन है? उभयधर्मी। अम्ल से भी रिएक्शन करेंगे, क्षार से भी करेंगे। जब भी आपसे कोई उभयधर्मी का सवाल पूछे लाइन बोलना बेटा, जनाबे आली सबसे अच्छा पंजाबी सॉन्ग गाया करो। और क्रोमियम का सिर्फ +3 बेटा, सारे क्रोमियम उभयधर्मी नहीं होते, क्रोमियम का +3 अवस्था उभयधर्मी है। ठीक है बच्चों आप लोगों को? नेक्स्ट आ जाता है इसके बाद में डी ब्लॉक। बच्चे ध्यान देना, डी ब्लॉक में परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था होती है और ऑक्सीकरण अवस्था बदलेगी तो विद्युतीनता बदलेगी और विद्युतीनता बदलेगी तो अम्लीय क्षारीय उभयधर्मी प्रवृत्ति भी बदलेगी। रेंज चलती है बेटा ऑक्सीकरण अवस्था की, क्या चलती है यहां पर बच्चों? रेंज 1 से 3, 4 और 5 से 8। डी ब्लॉक में 1 से 3 वाले नेचर में क्षारीय हैं बच्चों, 4 वाला उभयधर्मी है, और 5 से 8 वाले नेचर में कैसे हैं बच्चों? अम्लीय। ऐसा सिर्फ डी ब्लॉक में देखना आपको। और यहां भी विशेष ध्यान रखना बेटा, अभी थोड़ी देर पहले भी आया था, ZNO और Cr2O3 ये +2 और +3 है, लेकिन +2 और +3 होते हुए भी ये दोनों नेचर में कैसे हैं बच्चों? उभयधर्मी। जैसे Fe2O3 आयरन +3 क्षारीय नेचर में है बेटा। और अगर मैं बात करूं Mn2O7 मैग्नीज का +7 अम्लीय है, Cr O3 क्रोमियम का +6 अम्लीय है। V2O5 को लेके बहुत बड़ा रहता है बेटा, ध्यान देना इस बात पे। V2O5 के लिए NCERT डी ब्लॉक में लिखा हुआ है कि ये मुख्यतया अम्लीय है, लेकिन कभी कभी उभयधर्मी का भी काम कर देता है। यानी आंसर V2O5 से कभी निकालो ही मत, बाकियों से निकालो। NCERT डी ब्लॉक ने लिखा है कि V2O5 मुख्यतया अम्लीय है पर कभी कभी उभयधर्मी हो सकता है। ऐसे थोड़ी भाई, फिर बाकी ऑप्शन से चेक कर लेंगे अपन। तो एफ ब्लॉक की अगर अपन बात करें बच्चों, तो एफ ब्लॉक के अंदर क्या स्थिति है बेटा? एफ ब्लॉक के अंदर सीरियम से लेकर के जब आप आगे ल्यूटेशियम तक चले जाते हैं बच्चों, तो इनमें क्षारीय प्रवृत्ति घटती चली जाती है। सबसे ज्यादा बेटा सीरियम का हाइड्रोक्साइड क्षारीय होता है और सबसे कम ल्यूटेशियम का। और दूसरा, अगर आप लैंथेनॉइड के हाइड्रोक्साइड्स की बात करो, ध्यान देना बेटा, किसकी? लैंथेनॉइड्स के हाइड्रोक्साइड की, और इधर एक्टिनॉइड के हाइड्रोक्साइड्स की बेटे, तो यहां भी ऊपर से नीचे जाने पर क्षारीय प्रवृत्ति बढ़ती है। ऊपर से नीचे क्यों बोल रहा हूं? ये छठा आवर्त, ये 7वां आवर्त। अरे ठीक है भाई, तो ये थे अम्लीय क्षारीय उभयधर्मी ऑक्साइड्स बच्चों। नेक्स्ट आ जाता है, पहले अपन कवर करेंगे एक IUPAC नाम 100 और उससे ऊपर वाले तत्वों के लिए बच्चों। ठीक है, 0 के लिए नील काम आता है सिंबल N, 1 के लिए अन, 2 के लिए बाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वाड, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स,
अब 7 के लिए बेटा हेप्ट होता है ऑर्गेनिक में, लेकिन यहाँ सेप्ट लेना पड़ा। क्यों लेना पड़ा? सॉरी, एच आएगा यहाँ, है ना। और यहाँ पर ये एस लेना पड़ा, क्यों? क्योंकि अगर मैं हेप्ट लेता तो फिर एच एच सिंबल कॉमन आ जाता। 8 के लिए लेते हैं ऑक्ट, 9 के लिए नॉन की जगह इन लेना पड़ा। और बेटे लास्ट के नाम में लिखने के बाद में लास्ट में ईएम जोड़ा जाता है। एक एग्जांपल देखिए बेटा, मान लीजिए 108 का सिंबल लिखना है, पहले सिंबल सीखो। 1 के लिए क्या लग जाएगा? यू, 0 के लिए एन, ओ, 8 के लिए ओ। नाम क्या हो जाएगा बेटा? अनिल ऑक्टियम, अनिल ऑक्टियम। फटाफट से 120 वाले का सोचो मन में, जल्दी सोचो, सिंबल फिर नाम। सोच लिया? यू बी और नील एन, यूबीएन। अरे बोलो भाई, यूबीएन हो जाएगा। नाम क्या हो जाएगा? अन बाई नीलियम। क्लियर है? अब इसमें आजकल लेटेस्ट ट्रेंड ये चल रहा है बेटा कि वो इनका ये वाला नाम और दूसरा जो नाम है एग्जैक्टली जो मिला फाइनली बाद में किसी एलिमेंट को, वो दोनों एक साथ पूछता है, वो भी हायर एटॉमिक नंबर का। वहां बच्चा तकलीफ में घूम रहा है कि भैया आप करे क्या वहां पर। तो सुनिएगा बेटा, उसकी ट्रिक है यहां पर। ऐसी रफ्तार दबा एस जी, भाई हंस मत, 10 रंग चुनो, नहीं फूला मिकी का लेवर, तेनासिन ओजी। ये 89 और फिर 104 से शुरू हो गया बेटा। ट्रिक सुन लो, लिख लेना। ऐसी रफ्तार दबा एस जी, भाई हंस मत, 10 रंग चुनो, नहीं फूला मिकी का लीवर, तेनासिन ओजी। बोले यूज कैसे लेना है, कहना क्या चाहते हो, अच्छे से समझना बेटा। मान लीजिए आपको कहा गया अनिल हेक्सियम, अनिल हेक्सियम, इसका नाम पूछा गया और 4 ऑप्शन आपको दे दिए गए बेटा। पहला ऑप्शन दिया गया बोरियम, दूसरा ऑप्शन दे दिया गया बेटा एक्टिनियम, तीसरा ऑप्शन आपको दे दिया गया बच्चों सीबोर्गियम, सीबोर्गियम, और चौथा ऑप्शन दे दिया गया डम स्टेडियम। अब अप्रोच करेंगे कैसे बेटा? अनिल हेक्सियम 6। अब बेटा ट्रिक बोलो ना कैसे। यहां से दिख रहा आपको कि एस जी आ रहा है इसमें, एस जी। अब ध्यान देना बेटा, एस जी सिंबल से नाम कौन सा मैच कर पा रहा है? बोरियम एस जी से कभी भी मैच नहीं कर पा रहा। एक्टिनियम एसी मैच नहीं कर पा रहा। सीबोर्गियम बताओ, एस जी से संबंधित नाम सिर्फ सीबोर्गियम आ पा रहा है। तो बिना ये अलग से नाम याद करे भी आप लोग बेटा टिक कर पाओगे। मेरी बात समझ आई आपको बेटा? यहाँ बोरियम का सिंबल क्या रहा होता, सोचो। बोरियम का सिंबल इनमें से सिर्फ बीएच मैच कर पा रहा है, एक्टिनियम का सिंबल एसी मैच कर पा रहा है, डम स्टेडियम का सिंबल डीएस मैच कर पा रहा है। बात क्लियर है ना बेटा आप लोगों को? नेक्स्ट आ जाता है इसके अंदर बेटा वर्ग, आवर्त और ब्लॉक पहचानना। 2 कैटेगरी है इसके अंदर बेटा। पहला, जब आपको जेड परमाणु क्रमांक दिया गया हो और उससे पहले विशेष बिंदु ये कि बेटा अगर आपके पास में वर्ग 1 2 आ गया तो तय है कि उसका ब्लॉक एस होगा। अगर 3 से लेकर 12 तक आया तो ब्लॉक डी होगा, और 13 से लेकर 18 तक आया तो ब्लॉक क्या हो जाएगा? पी। अरे बात क्लियर है क्या बच्चों? ए ब्लॉक की विशेष बात करें तो बेटा 58 से लेकर के सीरियम 58 से लेकर के 71 तक लैंथेनॉइड, और थोरियम 90 से लेकर लोरेंशियम 103 तक एक्टिनॉइड्स, ये ए ब्लॉक में चले गए। और इन सब का वर्ग कौन सा है बेटा? तीसरा। ये विशेष बात है, अलग से याद रखना आप लोग। अब चेक करते हैं, जब जेड दिया गया हो तो कैसे। देखो अगर आपके पास वर्ग आ गया तो वर्ग आने के बाद ब्लॉक तो आ ही जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? जेड दिया हो तो आवर्त कैसे निकाले? परमाणु क्रमांक 1 से लेके 2 तक का आवर्त संख्या जो है वो है पहली, 3 से लेके 10 तक, 11 से लेके 18 तक। अब याद रखने की ट्रिक सुनो, अक्रिय गैसों के नंबर लिख रहा हूं, 2 10 18 36 54 86 118, और इधर एक एक नंबर वो लिख दो बेटा। 18 के बाद 19, 36 के बाद 37, 54 के बाद 55, 86 के बाद 87। इनका आवर्त पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा।
पांचवा, छठा, सातवां, खत्म बेटे। आपसे पूछा कि 38 नंबर का आवर्त कौन सा है, भैया पांचवा आवर्त है। अरे क्या आवर्त क्लियर हुआ? वर्ग के लिए बहुत छोटे से सूत्र हैं बेटा, क्या करिए, z प्लस 18 माइनस इनर्ट गैस नेक्स्ट वाली। और अगर ये नेगेटिव मिले, यदि ये, पहले आपको यही सूत्र लगाना होगा इसके अंदर बेटा, यदि ये नेगेटिव मिले तो फिर आप क्या लगाएंगे, वर्ग बराबर z प्लस 32 माइनस इनर्ट गैस कौन सी वाली, नेक्स्ट वाली। उदाहरण से समझिए बेटा, मान लीजिए मुझे परमाणु क्रमांक 33 को सोल्व करना है। परमाणु क्रमांक कितना, 33। तो सबसे पहले 33 का आवर्त बता दो, वो आपको यहां से मिल जाएगा, 33 वाले का आवर्त हो गया चौथा। ठीक है, अब वर्ग के लिए सूत्र लगाओ बेटा। परमाणु क्रमांक आपके पास 33 है, प्लस 18, और 33 के बाद जो अक्रिय गैस आएगी वो कौन सी आएगी, 36। तो बेटा ये आ गया आपका 15वां वर्ग, और 15वां वर्ग मतलब सीधा सीधा पी ब्लॉक। क्या तरीका समझ आया आप लोगों को बेटे? मान लीजिए बेटे मुझे परमाणु क्रमांक 87 के लिए ज्ञात करना है, तो आवर्त तो यहीं से आ जाएगा बेटा, देख लो अच्छे से। आवर्त कितना आ रहा है बेटा, आवर्त आ गया 7वां। वर्ग के लिए पहले सूत्र आप लगा दीजिए बेटा, पहले क्या सूत्र लगेगा, हाँ 87 प्लस 18, और बेटा 87 के बाद अक्रिय गैस 118 आएगी। अब समस्या ये है कि ये वैल्यू नेगेटिव में आ रही है। अगर नेगेटिव आए तो सूत्र 32 वाला लगाओ, और अब मैच करो बेटा, 89 और 30 119 हो जाएगा, है ना, और 118 पहला वर्ग आ गया। पहला वर्ग मतलब कौन सा ब्लॉक, एस ब्लॉक। समझ आई बात बेटे? अगर आपको विन्यास दिया हो, तो विन्यास दिया हो तो फिर कैसे चेक करेंगे भाई, एस ब्लॉक का विन्यास जो होता है, अक्रिय गैस और एनएस में एक या दो, कौन से ब्लॉक का बच्चा, एस ब्लॉक का। शर्त क्या होती है इसकी, इसकी शर्त ये होती है बेटा, n-2f n-1d या np में इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए, तो वो एस ब्लॉक का होगा। अरे कुछ नहीं, आवर्त सूत्र है, क्या होता है बेटा, ns, उसके बाद n-2f, उसके बाद n-1d, देन np। ये आवर्त सूत्र है बेटा, सारा खेल इसी का है कि अगर S के बाद P में, F में चला गया तो F ब्लॉक होगा, F के बाद D में गया तो D ब्लॉक होगा, P में गया तो P ब्लॉक होगा। तो S की शर्त क्या है कि आगे में नहीं होना चाहिए। अक्रिय गैस और NS2 और NP 1 से लेके 6, तो ये परिवर्तनशील है। अगर P तक आ गया, S के साथ P में आ गया बेटा, NS के साथ NP में, तो वो कौन सा ब्लॉक हो जाएगा, P ब्लॉक। शर्त क्या है बेटा, NS के साथ NP में इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अक्रिय गैस और NS, D ब्लॉक में बेटा अपवाद भी होते हैं, X और n-1d y। D ब्लॉक का वही S के साथ n-1d में, या मैं कहूं NP में इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। और F ब्लॉक की बात करें तो बेटे अक्रिय गैस के बाद S में यहां दो ही रहते हैं, n-2f 1 से लेके 14 तक, और n-1d में भी 0 से 1 की रेंज होती है F ब्लॉक में बेटा। मुद्दा क्या है बेटे, मुद्दा यहां यह है कि आवर्त संख्या सीधा सीधा n के बराबर होती है सभी में, n के बराबर, वो भी n s वाला जो है ना, s वाला n, ये लो ऐसे लिख देता हूं, किस कौन सा वाला n देखना है, s वाला n, s वाला n देखना है, सभी में आवर्त संख्या वही होती है। बात करें बच्चों वर्ग संख्या की, तो वर्ग संख्या के अंदर बेटे ध्यान देना मेरी बात पे, S में पहला या दूसरा वर्ग मतलब x के बराबर होता है। P ब्लॉक में बेटा याद करो, P से पहले 2 S के और 10 D के आते हैं, टोटल 12 वर्ग आ जाते हैं, तो 12 प्लस P के इलेक्ट्रॉन, ऐसे याद रखो 12 प्लस P के इलेक्ट्रॉन। अरे सुन रहे हो क्या बेटा, D ब्लॉक में क्या वर्ग होता है बेटा, NS के
प्लस n-1 डी के इलेक्ट्रॉन, और एफ ब्लॉक की बात करूं तो उसका वर्ग तो होता ही तीसरा है। और समझिए इसको, उदाहरण से ज्यादा बेहतर समझ आएगा आपको बेटा ये कि कहना क्या चाहता हूं। मान लीजिए मेरे पास विन्यास है जिनन 6s2 4f14 5d10 6p3। सबसे पहले बेटा मुझे इसका आवर्त निकालना है, तो आवर्त s वाला n, देखो s वाला n कितना है 6, छठा आवर्त है भैया। अब ब्लॉक पहचानो, क्या ns के साथ np में इलेक्ट्रॉन है? बिल्कुल है, तो इसका ब्लॉक कौन सा हो जाएगा बच्चों? p ब्लॉक। और p ब्लॉक में वर्ग क्या होता है बेटा? 12 प्लस p के इलेक्ट्रॉन, तो 12 प्लस 3 15वां वर्ग है। क्या अभी आपको तरीका समझ आया? मान लीजिए आपके पास विन्यास होता आर्गन 4s1 3d10। सबसे पहले पहचानो कि क्या ये एस ब्लॉक का है या नहीं है बेटा। अच्छा पहले आवर्त निपटा लो। आवर्त कौन सा हो गया? 4 नंबर आवर्त हो गया। अब ब्लॉक देखना है, ब्लॉक में देखो क्या ये एस का है नहीं है बेटा। एस का होने की शर्त है कि n-2f n-1d या np में इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। यहां तो है, मतलब ये एस ब्लॉक का नहीं है। फिर देखो पी का है या नहीं है बेटा। भैया 4s के साथ 4p में इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं है ना, तो पी का भी नहीं है। कौन से ब्लॉक का? ये डी ब्लॉक का। और डी ब्लॉक के लिए क्या होती है वर्ग संख्या? एस के इलेक्ट्रॉन प्लस डी के, तो 1 और 10 11वां। अरे बातें क्लियर है क्या बच्चों? अब बची हुई इसमें हिस्ट्री जो है बेटा, देखो हिस्ट्री से ज्यादा सवाल नहीं आते हैं। इवन आई थिंक पिछले 5 से 6 सालों में एक भी सवाल नहीं आया। फिर भी थोड़ा बहुत जो अपन को कवरेज करना है बेटा, वो कवरेज अपन इसको कहां करेंगे? एनसीईआरटी लाइनर्स के अंदर। ठीक है, एक दो विशेष बातें। एक आता है ट्रांसयूरेनिक तत्व बेटा, परायूरेनिक। यूरेनियम के बाद वाले तत्वों को ट्रांसयूरेनिक परायूरेनिक तत्व कहा जाता है। संक्रमण तत्व बेटा 12वें वर्ग को छोड़कर डी के बाकी जितने भी होते हैं बेटा, 12वें वर्ग को छोड़कर डी के जितने भी हैं सभी को संक्रमण तत्व कहते हैं बेटा। और ए ब्लॉक वालों को आंतरिक संक्रमण तत्व कहा जाता है। ठीक है, ये वो हिस्सा है जहां से सबसे ज्यादा सवाल आए हुए हैं बेटा। बाकी जो हिस्सा बचा हुआ है, मोजले हो, ये सब चीजें अपन कहां कवर करेंगे बेटे? एनसीईआरटी लाइनर्स के अंदर। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। बने रहिए हमारे साथ बेटा, आपके एग्जाम तक सारे चैप्टर्स कवर करने के लिए वन शॉट रिवीजन, एनसीईआरटी लाइंस और साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस बेटा। ओके बच्चों, थैंक यू।